सो हेलो एवरीवन, दिस इज CS सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी जो प्रिपरेशंस हैं वो जोरों शोरों में चल रही हैं और बिल्कुल मेहनत के साथ, जोश के साथ आप तैयारी कर रहे हैं टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आज हम लोग रिविजनरी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं अंडर आवर ब्रांड दैट इज लॉ की पाठशाला, राइट। तो जून 20 एग्जामिनेशंस के लिए और नवंबर 20 एग्जामिनेशंस के लिए आप इन रिविजनरी वीडियोस को यूज कर सकते हो। जून 20 के पर्पस के लिए ये जो रिविजनरी सीरीज है ये पूरी अमेंडेड होगी, और नवंबर 20 के पर्पस के लिए आपने साथ में खाली अमेंडमेंट वीडियोस रेफर करना होगा। बट दोनों ही अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इन रिविजनरी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। अब ये जो रिविजनरी सीरीज होगा इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि जो भी हमारा पूरा का पूरा कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट है या फिर अलाइड लॉ का पार्ट है, इकोनॉमिक लॉज का पार्ट है, उसे अपन नियरली 8 आवर्स में सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो 8 घंटे के अंदर लगभग हमारा 80% कवरेज हो जाएगा एंड 8 आवर्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आप 80 मार्क्स तक को कवर कर लें अपने एग्जाम पर्पस के लिए। सो जो दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, जो परेशानी होती है कि एग्जाम से पहले जो 1.5 डेज का टाइम स्पैन है उस पर आप रिवाइज नहीं कर पाते हो सिलेबस को, कोशिश करेंगे कि इस रिविजनरी सीरीज के माध्यम से वो जो परेशानी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए, हमेशा के लिए खत्म हो जाए, राइट। अब एक दो चीज आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं। हमेशा मैं कहता हूं कि अगर आपने बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर करना है तो आपको C+P का फॉर्मूला यूज करना होता है, दैट इज कॉन्सेप्ट प्लस प्रेजेंटेशन, प्लस में इसमें एक I भी ऐड कर देता हूं, दैट इज इंटरलिंकिंग। तो अगर आपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं तो कॉन्सेप्ट, प्रेजेंटेशन, इंटरलिंकिंग, ये 3 चीजें होनी जरूरी हैं, और साथ ही साथ नंबर ऑफ रिविजन्स। तो कॉन्सेप्ट प्लस प्रेजेंटेशन प्लस इंटरलिंकिंग, ये 3 चीजों में आपको काम करनी होती है और साथ में नंबर ऑफ रिविजन्स इंश्योर करना होता है। अगर आप इतना कर देते हैं तो अच्छे मार्क्स लाने आपके लिए गारंटीड है, राइट। और उस रिवीजन को फैसिलिटेट करने के लिए ऑरल रिवीजन भी चाहिए होता है, टेस्ट भी चाहिए होता है, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट। तो सबसे पहली चीज मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो ऑलरेडी आपने इनबिल्ट किया हुआ है बिफोर कमिंग फॉर दिस रिविजनरी सीरीज। आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपने कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में काम किया हुआ है, या तो आपने अपनी सेल्फ स्टडीज कंप्लीट कर रखी है या फिर आपने क्लासेस ले रखी है, चाहे आपने मुझसे क्लासेस ली हो या किसी और फैकल्टी से ली हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये रिविजन लेक्चर्स यूजफुल रहने वाला है, राइट। तो अगर आपने सेल्फ स्टडी कर रखी हो या फिर आपने मुझसे क्लासेस ले रखी हो या फिर आपने किसी और फैकल्टी से क्लासेस ले रखी हो, बट आपने क्लासेस ले रखी हो, तब जाके ये जो रिवीजन वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। और अगर आपने मुझसे क्लासेस ले रखी हैं तो ऑब्वियसली चीज है कि फिर ये जो रिवीजन वीडियोस की यूटिलिटी है वो आपके लिए और भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इट इज गोइंग टू इंक्रीज अ लॉट। बट ये रिस्क ना लें कि भाई अभी तक मैंने क्लासेस वगैरह कुछ नहीं देखा और मैं सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिवीजन वीडियोस देखने के लिए आ गया, तो प्लीज डोंट डू दैट, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। एटलीस्ट आप एक राउंड ऑफ सेल्फ स्टडी कंप्लीट कर लीजिए, देन यू कैन कम फॉर द रिविजनरी क्लासेस। हालांकि इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। इफ यू कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी स्मार्ट, तो हो सकता है कि उन्होंने पहले कभी कुछ क्लासेस ना ली हो, सेल्फ स्टडी ना करी हो, फिर भी वो ये रिवीजन वीडियोस देखकर अपना काम चला ले और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लें। तो अगर आप स्मार्ट हैं, आपकी कैचिंग पावर अच्छी है, तो वो भी हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो अब देखना, विदाउट स्टार्टिंग वेस्टिंग आवर टाइम, हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे डायरेक्टर्स का पार्ट स्टार्ट करेंगे। डायरेक्टर्स के अंदर 3 चैप्टर्स होते हैं हमारे। वी हैव अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, वी हैव द बोर्ड मीटिंग, वी हैव मैनेजर रेम्यूनरेशन। तो 3 चैप्टर्स होते हैं डायरेक्टर्स के अंदर, राइट। जिसके अंदर पहला हमारा बेस चैप्टर है डायरेक्टर का, अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, फिर बोर्ड मीटिंग है, फिर मैनेजर रेम्यूनरेशन है। तो इस पार्टिकुलर रिवीजन वीडियो के अंदर जो हमारा पहला चैप्टर है अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, वो चैप्टर अपन डील करेंगे। और एग्जाम के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मिनिमम 10 मार्क्स का वेटेज आपको दे ही जाएगा, तो 10 मार्क्स का मिनिमम वेटेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस वेरी चैप्टर। यानी अगले 80 मिनट, अगला जो 80 मिनट है या 90 मिनट है, जो भी आप मेरे साथ स्पेंड करने वाले हो, आप समझ लेना कि भाई 10 नंबर आप यहां से सिक्योर करके जाने वाले हो। सो दैट इज वाई प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव। अपने मोबाइल फोन्स वगैरह जो भी है साइड कर दीजिए, जो भी डेस्कटॉप वगैरह है सब साइड कर दीजिए, सोशल मीडिया साइड कर दीजिए। अपार्ट फ्रॉम द डिवाइस जिसमें आप क्लासेस देख रहे हो, चाहे वो फोन है चाहे वो डेस्कटॉप है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लेना, फिर अपने फोन को फ्लाइट मोड में डाल लेना, और उसके बाद अब आप ये वीडियो को देखना, ताकि किसी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स, राइट। डायरेक्टर्स को पढ़ाने के लिए मैंने एक 40 पेज का समरी नोट्स तैयार किया है आपके लिए, और ये जो 40 पेज का समरी नोट्स है, 40 पेज का, बहुत ही मेहनत की हुई है समरी नोट्स के अंदर हमने। तो 40 पेजेस के अंदर सब कुछ कवर्ड है, और आप मान के चल सकते हो कि भाई ये जो 3 चैप्टर्स हैं, अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन, बोर्ड मीटिंग, मैनेजर रेम्यूनरेशन, तो ये तीनों चैप्टर्स कवर्ड है 40 पेजेस के अंदर। और एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ज्यादातर क्वेश्चंस इसी समरी नोट से आएगा, इतना मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं। सो दैट इज वाई ये समरी नोट्स आपने साथ में यूज करनी है, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। ये समरी नोट्स आपको कहां से मिल जाएगा? ये समरी नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, लॉ एंड ऑडिट सागा बाय CS सानिध्य सराफ, एंड आप मुझसे कनेक्टेड हो सकते हो।
राइट, इन द टेलीग्राम चैनल। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, और साथ ही साथ ये नोट्स आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट के अंदर www.apnamentor.com इन द फ्री रिसोर्सेज सेक्शन। तो भाई हमारा जो काम है वो इस तरीके से हमने डिवाइड किया है उसे, कि सबसे पहले आपने क्लासेस देख ली होगी, अब आप इस रिवीजन वीडियोस को देख रहे हो। रिवीजन वीडियोस के माध्यम से हम लोग इतना कैपेबल बना देंगे आपको कि भाई आप 3, साढ़े 3, 4 घंटे में पूरा का पूरा डायरेक्टर रिवाइज कर पाओगे। उसके बाद मैंने आपको ऑडियो क्लिप्स भी प्रोवाइड कर रखी है अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर, उन ऑडियो क्लिप्स के माध्यम से आप पूरा डायरेक्टर्स 1.5 आवर्स में रिवाइज कर पाओगे। तो एट लास्ट यू विल बिकम सो कैपेबल कि पूरा का पूरा डायरेक्टर्स आप 2-2.5 घंटे में बहुत आराम से रिवाइज कर पाओगे, और जो 1.5 डेज का आपको इश्यू आता था वो आपका खत्म हो जाएगा। राइट, अब देखना, बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर, अंग्रेजों ने कॉन्सेप्ट यूज किया था और पूरे इंडिया को रूल किया था, डिवाइड एंड रूल। तो उसी डिवाइड एंड रूल कॉन्सेप्ट को हमने यहां पे यूज किया है। बड़े से बड़े चैप्टर को अगर आप पार्ट्स एंड पार्सल में डिवाइड कर दें और आपको क्रोनोलॉजी समझ आ जाए कि कौन सी क्रोनोलॉजी में चीजें पढ़नी चाहिए, तो वो आपके लिए आसान हो जाती है। जैसे इस डायरेक्टर्स के चैप्टर को भी हमने क्या किया है, डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला यूज करके इसे सेग्रीगेट कर दिया है। सबसे पहले आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अपॉइंटमेंट के अंदर भी 2 कैटेगरीज होती हैं, अपॉइंटमेंट बोर्ड करेगा या मेंबर्स करेंगे। अगर अपॉइंटमेंट बोर्ड करेगा तो सेक्शन 161 एप्लीकेबल है, अगर अपॉइंटमेंट मेंबर्स करेंगे तो सेक्शन 149, 152, 151, ये 3 सेक्शंस मेनली हमारे लिए रेलिवेंट हैं। 163 भी आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन का कैटेगरी, जिसके अंदर वी हैव सेक्शन 164, 167। फिर प्रोसीजरल सेक्शंस आते हैं, जैसे कि सेक्शन 153 से 159 डिन नंबर लेना है, 160 डिपॉजिट जमा करना है बिफोर स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन, 162 proportional representation, right, not proportional representation, sorry, multiple directors can be appointed by a single resolution, 150 database। तो ये सारे प्रोसीजरल सेक्शंस हैं। और फिर रिमूवल रेजिग्नेशन 168, 169। फिर मिसलिनियस सेक्शंस आते हैं 170, 171, 172, जो ज्यादा काम के नहीं है। तो इस तरीके से क्या किया है हमने यहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज कर रखी है। अब देखो, अगर हम लॉजिकल सी बात करें तो सबसे पहले अगर मैं कहता हूं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की, डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करेगा, डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करेगा, तो भाई ऑब्वियस सी चीज है कि जो कंपनी के मालिक है वही डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। अब बताओ कंपनी के मालिक कौन है? कंपनी के मालिक है मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के मालिक कौन है? कंपनी के मालिक है मेंबर्स ऑफ द कंपनी। राइट, तो नॉर्मली कहा जाता है, नॉर्मली ऐसा कहा जाता है, सेक्शन 152 कहता है कि डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग बाय पासिंग ए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। क्या कहा जाता है? दैट डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग बाय पासिंग ए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। लेकिन साथ ही साथ ऑल्दो मेंबर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, बट अल्टीमेटली कंपनी को मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भी तो कुछ पावर होना चाहिए ना, टू अपॉइंट डायरेक्टर्स व्हेन नीडेड। दे ऑलवेज कैन नॉट बैंक अपॉन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। हमेशा मेंबर्स के पास भीख मांगने नहीं जा सकते अप्रूवल के लिए, तो उनके पास भी कुछ पावर्स होनी चाहिए। तो वो आ गया सेक्शन 161 के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन 161 कवर कर रहे हैं, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय द बोर्ड। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय द बोर्ड देखना बहुत सिंपल है। तो सेक्शन 161 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय द बोर्ड, इसके अंदर हमारे पास 4 सबसेक्शंस हैं, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4। क्या याद रखोगे? 4 सबसेक्शन है, साथ साथ रिपीट करोगे, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4। अब मेरे साथ रिपीट करोगे, आप मेरे साथ रिपीट करोगे, एडिशनल, ऑल्टरनेट, नॉमिनी, कैजुअल वैकेंसी। रिपीट करोगे, 10 बार रिपीट करोगे, एडिशनल, ऑल्टरनेट, नॉमिनी, कैजुअल वैकेंसी, एडिशनल, ऑल्टरनेट, नॉमिनी, कैजुअल वैकेंसी, एडिशनल, ऑल्टरनेट, नॉमिनी, कैजुअल वैकेंसी, एडिशनल, ऑल्टरनेट, नॉमिनी, कैजुअल वैकेंसी एंड एडिशनल, ऑल्टरनेट, नॉमिनी, कैजुअल वैकेंसी। 5 बार अपनी तरफ से। तो एडिशनल डायरेक्टर सबसेक्शन 1 के अंदर आ गया, ऑल्टरनेट डायरेक्टर सबसेक्शन 2 के अंदर आ गया, नॉमिनी डायरेक्टर सबसेक्शन 3 के अंदर आ गया, कैजुअल वैकेंसी सबसेक्शन 4 के अंदर आ गया। ठीक है, जो डायरेक्टर्स का चैप्टर कवर्ड है वो चैप्टर नंबर 11 में कवर्ड है। किसमें कवर्ड है? चैप्टर नंबर 11 में कवर्ड है। चैप्टर नंबर 11 दैट इज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स। तो चैप्टर नंबर 11 रेड विद द अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स। तो अगर हम सेक्शन 161 की बात करते हैं तो सेक्शन 161 कहां कवर्ड है? चैप्टर नंबर 11 में कवर्ड है। तो वी विल ऑलवेज से दैट चैप्टर सेक्शन 161 ऑफ चैप्टर 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स, जिसके अंदर वी हैव 4 सबसेक्शन, सबसेक्शन 1, 2, 3 एंड 4। सबसेक्शन 1 स्टैंड्स फॉर एडिशनल डायरेक्टर। यानी अगर एडिशनल डायरेक्टर की बात करें तो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 161 ऑफ चैप्टर 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट कर रहा है? बोर्ड कर रहा है। लेकिन बोर्ड को भी तो पावर चाहिए, बोर्ड को भी तो ऑथराइजेशन चाहिए। बोर्ड के पास ऑथराइजेशन कहां से आएगा? तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोर्ड को ऑथराइजेशन देगा।
तो सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन अपॉइंट द एडिशनल डायरेक्टर्स, बट साथ ही साथ आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन होना चाहिए। अगर आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग बुलाकर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है, राइट। ये जो अपॉइंटमेंट है ये बोर्ड मीटिंग में हो सकता है सेक्शन 173 का प्रोसेस फॉलो करके, या फिर ऑल्टरनेटिवली रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के माध्यम से भी हो सकता है, जो कि हम लोग सेक्शन 175 के अंदर देखते हैं। तो सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडिशनल डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है, बोर्ड मीटिंग के अंदर कर सकती है अंडर सेक्शन 173, या फिर रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के माध्यम से कर सकती है अंडर सेक्शन 175, लेकिन कंडीशन है कि आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। लॉजिक सिंपल होता है कि भाई वर्क प्रेशर ज्यादा है, एजीएम तक का वेट नहीं कर सकते, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडिशनल डायरेक्टर बीच में अपॉइंट कर सकती है। अब एक चीज बताओ कि एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर कब तक वैलिड होगा? तो भैया अल्टीमेटली कंपनी के मालिक तो मेंबर्स है ना, और मेंबर्स ही अपॉइंट करने वाले हैं ना डायरेक्टर्स को जनरल मीटिंग में। तो ये जो एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है, समझो जरा कि ये जो है सिर्फ टेंपरेरी अपॉइंटमेंट है, और ये जो एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर होगा ये सिर्फ एजीएम के कंक्लूजन तक होगा। कब तक होगा? सिर्फ एजीएम तक ही होगा, राइट, अप टू द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट एजीएम। तो जब तक फर्स्ट एजीएम कमेंस नहीं हो जाता, सिर्फ फर्स्ट एजीएम के कमेंसमेंट तक ही होगा, बिकॉज जैसे ही एजीएम आ जाएगा तो एजीएम के अंदर मेंबर्स अपॉइंट कर लेंगे। सो दैट इज द सिंपल लॉजिक। लेकिन अब कंपनी क्या करेगी, बोर्ड क्या करेगा कि अगर मीटिंग ही ना बुलाए तब क्या होगा? तब लॉ मेकर कहता है इन दैट वेरी सिनेरियो कि अगर कंपनी मीटिंग नहीं बुलाती है तो सेक्शन 96 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कौन सा लास्ट डे है जब तक मीटिंग हो जानी चाहिए थी। सेक्शन 96 के हिसाब से आप देख लीजिए कि लास्ट डे, व्हाट इज द लास्ट डे अप टू विच द मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड, और जो भी लास्ट डे होगा, नॉर्मली 30 सितंबर का डेट होता है, जो भी लास्ट डे होगा तब तक एडिशनल डायरेक्टर का टेन्योर वैलिड होगा, ठीक है। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है यहां पे कि ये जो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है, इसकी भी जो काउंटिंग है ना वो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में होती है। इसकी भी जो काउंटिंग है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में होती है। तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 अलाउड है, सेक्शन 149 में ऐसा लिखा है। और अगर आर्टिकल्स में लोअर लिमिट ऑथराइज्ड होगा तो वो लोअर लिमिट क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। तो अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइज्ड इन द आर्टिकल्स इज 14, तो अब एडिशनल डायरेक्टर्स का भी अपॉइंटमेंट इसी 14 डायरेक्टर्स की कैटेगरी में आना चाहिए, इसी 14 डायरेक्टर्स के सीलिंग में फॉल करना चाहिए, राइट। सो इन दैट वेरी सिनेरियो अगर कंपनी में एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है 6 और आर्टिकल्स में ऑथराइज कर रखा है 14, सो कितने एडिशनल डायरेक्टर्स और अपॉइंट हो सकते हैं? तो वहां पे 8 एडिशनल डायरेक्टर्स और अपॉइंट हो सकते हैं। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जो एडिशनल डायरेक्टर्स उनको बोर्ड अपॉइंट कर रहा है, और बोर्ड कभी भी जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स को क्या नहीं कर सकते, ओवरकम नहीं कर सकते, बिकॉज मेंबर्स अल्टीमेटली मालिक है कंपनी के। तो यहां पे कहा गया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका अपॉइंटमेंट एजीएम में रिजेक्ट कर दिया गया था बाय द मेंबर्स, तो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडिशनल डायरेक्टर नहीं बना सकती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका अपॉइंटमेंट मेंबर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, सेक्शन 152 के अंदर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास नहीं किया था, तो सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे एडिशनल डायरेक्टर क्या नहीं कर सकती है, अपॉइंट नहीं कर सकती है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 के अंदर, दैट इज ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अब ऑल्टरनेट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है? ऑल्टरनेट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है कि अगर कंपनी का कोई डायरेक्टर 3 महीने से ज्यादा कंटिन्यूअसली विदेशी दौरे में जाता है, फॉरेन ट्रिप में जाता है, आउट ऑफ इंडिया जाता है, अगर कोई इंडिविजुअल जिसे बोर्ड ने अपॉइंट किया था, अगर कोई डायरेक्टर है जो 3 महीने से ज्यादा कंटिन्यूअसली फॉरेन ट्रिप के लिए जाता है, इंडिया के बाहर जाता है, सो इन दैट वेरी सिनेरियो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस व्यक्ति के बदले किसी दूसरे को अपॉइंट कर सकती है टू बी ए डायरेक्टर इन हिज प्लेस। कितने टाइम के लिए? जब तक वो बंदा इंडिया में लौट के नहीं आ जाता। जब तक वो बंदा इंडिया में लौट के नहीं आ जाता तब तक उसकी जगह बोर्ड किसी और को अपॉइंट कर सकता है, या फिर ऑल्टरनेटिवली जब तक उस बंदे का टेन्योर एक्सपायर नहीं हो जाता। बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर मिस्टर राम 4 महीने के लिए फॉरेन ट्रिप में गए हैं तो राम की जगह हो सकता है कि श्याम को कंपनी क्या कर दे, ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर दे, लेकिन उसका टेन्योर कब तक वैलिड होगा? जब तक राम रिटर्न नहीं आ जाता इंडिया के अंदर, या फिर जब तक राम का जो टेन्योर है वो एक्सपायर्ड नहीं हो जाता है। दैट इज द बेसिक कंडीशन। अब यहां पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हमेशा बोर्ड करेगा। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा राम 3 महीने से ज्यादा के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है तो राम खुद भी तो अपने बदले ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। नहीं, राम खुद नहीं कर सकता, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कलेक्टिवली एज बीओडी क्या कर सकती है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कर सकती है। वो भी अगेन आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन चाहिए या फिर जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो 161 सबसेक्शन 1 के अंदर एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट तभी पॉसिबल था अगर आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन था। 161 सबसेक्शन 2 के अंदर बोला गया है कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट 2 सूरतों में हो सकता है, या तो आर्टिकल्स ऑथराइज करे या फिर बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। ये अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ये अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। और कौन सी सूरत में करेंगे? कि जो ओरिजिनल डायरेक्टर अगर 3 महीने से ज्यादा कंटिन्यूअसली इंडिया के बाहर गया है, अगर 3 महीने से ज्यादा कंटिन्यूअसली इंडिया में ही घूम रहा है, सो इन दैट सिचुएशन याद रखिएगा कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। हालांकि ऑल्टरनेटिवली एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट हो सकता है, बट ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। अगर वो फॉरेन ट्रिप में पार्ट्स एंड पार्सल में गया है, 15 दिन फॉरेन ट्रिप में जाता है फिर आ जाता है, फिर 15 दिन जाता है फिर आ जाता है, फिर 15 दिन जाता है फिर आ जाता है, और वहां पे कंटिन्यूअस 3 मंथ्स नहीं होता, तब भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है, राइट। इसके अंदर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। एक इंडिविजुअल सिर्फ एक ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर की कैपेसिटी में एक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि श्याम कहता है कि राम जा रहा है, मैं उसके बदले भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन के एक्ट कर लेता हूं। सीता जा रही है तो सीता के बदले भी आई विल एक्ट एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर। हनुमान जी जा रहे हैं, मतलब मिस्टर हनुमान डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जा रहे हैं फॉरेन ट्रिप में, तो मैं उसके बदले भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन के एक्ट कर लेता हूं। दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमें क्वालिटी ऑफ वर्क का ध्यान रखना है, हमें इंडिपेंडेंस का ध्यान रखना है। सो बोला गया है कि वन इंडिविजुअल कैन एक्ट एज ऑल्टरनेट फॉर वन इंडिविजुअल ओनली। उसके अलावा कुछ बातें और ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है जिसका अपॉइंटमेंट किया जाता है इंडिपेंडेंस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, और वो बंदा काफी सारे एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स फुलफिल करता है अंडर 149 सबसेक्शन 6। तो अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है जिसका अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है लॉ के अंदर, और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 3 महीने से ज्यादा कंटिन्यूअसली बाहर जा रहा है, तो वहां पे जो ऑल्टरनेट डायरेक्टर होगा वो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होना चाहिए, वरना कंपनी क्या करेगी, कंपनी लॉ को वायलेट करेगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करना मैंडेटरी था, कर दिया, बट बाद में पता चला कि उसे फॉरेन ट्रिप में भेजते जा रहे हैं और उसके बदले किसी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेते हैं। सो दैट इज वाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ऑल्टरनेट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही हो सकता है। सिमिलरली अगर एक वुमेन डायरेक्टर है तो वुमेन डायरेक्टर का ऑल्टरनेट जो होगा वो भी वुमेन डायरेक्टर ही हो सकती है। तो ये कुछ बातें आपको क्या करना है सर, ध्यान रखना है। उसके बाद 161 सबसेक्शन 3 के अंदर नॉमिनी डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। नॉमिनी डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा हूं 161 सबसेक्शन 4 के अंदर, दैट इज डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी। सबसे पहली चीज, 161 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकती थी, एडिशनल डायरेक्टर या ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती थी, लेकिन कंडीशन था कि आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन होना जरूरी है। लेकिन 161 सबसेक्शन 4 के अंदर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। बिना आर्टिकल्स के ऑथराइजेशन के डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी को अपॉइंट करना पड़ेगा, बिकॉज सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में ऑप्शन था कि एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है, सबसेक्शन 2 में ऑप्शन था ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन सबसेक्शन 4 में मैंडेटरी है कि डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी को अपॉइंट करना होगा, मैंडेटरी है। सो दैट इज व्हाई आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन नहीं चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार डायरेक्टर्स इन कैजुअल वैकेंसी कौन है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा डायरेक्टर है जिसका अपॉइंटमेंट मेंबर्स ऑफ द कंपनी ने जनरल मीटिंग में किया था। एक ऐसा डायरेक्टर है जिसका अपॉइंटमेंट मेंबर्स ऑफ द कंपनी ने जनरल मीटिंग में किया था बाय पासिंग ए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अब ये डायरेक्टर अगर अनसाउंड माइंड का हो जाता है, अगर ये डायरेक्टर अनसाउंड माइंड का हो जाता है, पागल हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, किसी भी वजह से उसके ऑफिस में वैकेंसी अराइज हो जाती है, तब सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टर्स इन कैजुअल वैकेंसी अपॉइंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी अपॉइंट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए डायरेक्टर है मिस्टर ए, जिनका अपॉइंटमेंट मेंबर्स ने जनरल मीटिंग में किया था, जो कि अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं, ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी अराइज हो जाती है, तब अब सेक्शन कहता है कि कंपनी डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी अपॉइंट करेगा। तो मान लीजिए कंपनी ने मिस्टर बी को अपॉइंट कर दिया एज ए डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी। अब यहां पे मिस्टर बी का टेन्योर कब तक वैलिड होगा, अब यहां पे बोला गया है कि सबसे पहले तो मिस्टर बी का जो अपॉइंटमेंट है दैट विल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। मिस्टर बी का जो अपॉइंटमेंट है दैट विल बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। कौन अप्रूव करेगा, अप्रूव किया जाएगा बोर्ड। उसके बाद मिस्टर बी का अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया जाएगा बाय द मेंबर्स इन द इमीडिएटली नेक्स्ट जनरल मीटिंग। उसके बाद मिस्टर बी के अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया जाएगा बाय द मेंबर्स इन द इमीडिएटली नेक्स्ट जनरल मीटिंग। तो जो भी अगली जनरल मीटिंग होगी उसके अंदर मिस्टर बी के अपॉइंटमेंट को क्या किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा, बिकॉज डायरेक्टर्स इन कैजुअल वैकेंसी का अपॉइंटमेंट इनिशियली मेंबर्स के द्वारा हुआ था। और फिर जो उसका टेन्योर होगा वो होगा टिल द अनएक्सपायर्ड टेन्योर ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर। कब तक होगा, टिल द अनएक्सपायर्ड टेन्योर ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। 161 सबसेक्शन 1 के अंदर, सबसेक्शन 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अपॉइंटमेंट बोर्ड मीटिंग में भी हो सकता है अंडर सेक्शन 173, या आरबीसी रिजोल्यूशन पे सर्कुलेशन में भी हो सकता है अंडर सेक्शन 175। लेकिन डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी के केस में जो अपॉइंटमेंट हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मीटिंग में हो सकता है, रिजोल्यूशन पे सर्कुलेशन में नहीं हो सकता है। दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। वापस से रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी के केस में जो अपॉइंटमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मीटिंग में हो सकता है, रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में नहीं हो सकता है।
यह भी ध्यान रख लीजिएगा कि अगर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट इनिशियली मेंबर्स के द्वारा किया गया था और फिर वो अनसाउंड माइंड का होता है तभी डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी का प्रोविजन एप्लीकेबल है, वरना ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, वरना ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। अब मान लीजिए मिस्टर ए के बदले मिस्टर बी को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी। अब सपोज मिस्टर बी भी अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं, मिस्टर बी भी अनसाउंड माइंड के हो जाते हैं, या फिर मिस्टर बी की डेथ हो जाती है, तो क्या अब ये कॉन्सेप्ट लगेगा? क्या अब कंपनी को डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी अपॉइंट करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, बिकॉज मिस्टर बी का अपॉइंटमेंट किसने किया था? बोर्ड ने किया था। तो अगर कोई अपॉइंटमेंट बोर्ड करता है, चाहे वो एडिशनल डायरेक्टर हो, चाहे वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी हो, तब वहां पे डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ये कॉन्सेप्ट तो तभी लगता है अगर अपॉइंटमेंट इनिशियली मेंबर्स ने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज जो आप ध्यान रखोगे, 161 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 एडिशनल ऑल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल वैकेंसी, ये जो डायरेक्ट सेक्शंस हैं, इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है ये सारे प्रकार की कंपनीज में है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सेक्शन 8 हो, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, हर एक कैटेगरी ऑफ कंपनी के लिए ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। हर एक कैटेगरी ऑफ कंपनीज के लिए नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, पब्लिक, प्राइवेट, सेक्शन 8, गवर्नमेंट, हर कैटेगरी ऑफ कंपनी के लिए ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन सेक्शन 161, राइट? आपको ये सारी चीजें याद रखनी है सेक्शन 161 के अंदर। अब आ जाते हैं डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स के केस में, दैट इज सेक्शन 152, डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, सेक्शन 152। अब देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई, सिंपल सी चीज है, जब भी डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा कुछ चीजें ध्यान रख लो। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? नॉर्मली हमेशा मेंबर्स करते हैं। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नॉर्मली हमेशा मेंबर्स करते हैं, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से करते हैं, जनरल मीटिंग में ये अपॉइंटमेंट होता है। सबसे पहले जनरल मीटिंग बुलाई जाती है, फिर जनरल मीटिंग बुलाने के बाद वहां पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया जाता है, फिर डायरेक्टर्स उसका कंसेंट लिया जाता है, डायरेक्टर का कंसेंट आरओसी को फाइल किया जाता है, डायरेक्टर्स को उसका कंसेंट लिया जाता है, डायरेक्टर का जो कंसेंट है वो आरओसी को फाइल किया जाता है। अगर एक इंडिविजुअल को डायरेक्टर बनना होता है तो उसको डीन नंबर ऑब्टेन करना पड़ता है, तो वो इंडिविजुअल डीन नंबर ऑब्टेन करता है, कंपनीज को इंटीमेट करता है, और कंपनी आगे चल के डीन नंबर आरओसी को इंटीमेट करती है। तो ये कॉमन प्रोसेस है जो हमेशा अपॉइंटमेंट के केस में चलेगा ही चलेगा। ये कॉमन प्रोसेस है जो हमेशा क्या चलने वाला है, चलने वाला है। तो अपॉइंटमेंट हमेशा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके होगा, जनरल मीटिंग के अंदर होने वाला है, मेंबर्स के द्वारा होने वाला है, डायरेक्टर का कंसेंट लिया जाएगा, आरओसी को फाइल किया जाएगा, डायरेक्टर डीन नंबर लेगा, कंपनी को इंटीमेट करेगा, कंपनी आगे से आरओसी को इंटीमेट करेगी। ये सारा चीज चलने वाला ही है। लेकिन अब आप सोच के देखो, अगर कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है, अगर कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है और पहली बार फर्स्ट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होना है, सो इन दैट वेरी सिनेरियो आप सोच के देखो यार, जनरल मीटिंग तो दूर है, जनरल मीटिंग को तो अभी टाइम है, सो वहां पे आप जनरल मीटिंग का वेट नहीं कर सकते फर्स्ट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने के लिए। सो इन दैट वेरी सिनेरियो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि नॉर्मली हमेशा डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में होगा, लेकिन फर्स्ट डायरेक्टर्स के केस में एक एक्सेप्शन है। फर्स्ट डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के केस में एक एक्सेप्शन है। फर्स्ट डायरेक्टर्स के केस में क्या होने वाला है कि कंपनी जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाएगा और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाकर आरओसी को फाइल करेगा, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाते वक्त कंपनी फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम लिख दे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाते वक्त ही कंपनी क्या कर दे? फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम लिख दे कि ये लोग हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स होने वाले हैं, और जिनका नाम कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिखेगा एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स, वही फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे। और फिर प्रोविजन में कहा गया है कि अगर मान लीजिए कंपनी फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम अपने आर्टिकल्स में नहीं लिखती है, तो जो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम होंगे उनको ही फर्स्ट डायरेक्टर्स डीम कर लिया जाएगा। एक डीमिंग प्रोविजन लग जाएगा कि अगर कंपनी ने आर्टिकल्स के अंदर अपने फर्स्ट डायरेक्टर्स का नाम नहीं लिखा है, तो जो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है वही फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, राइट? दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब सेक्शन 152 के अंदर एक तो आप पढ़ते हो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, तो जो अपॉइंटमेंट का पार्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा हम पढ़ते हैं रोटेशन का कॉन्सेप्ट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रोटेशन का कॉन्सेप्ट। उसके अलावा पढ़ते हैं हम ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ हम पढ़ते हैं डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट। तो ये सारा हम पढ़ते हैं। अब देखना, ये जो अपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है ना, नॉर्मली सारी कंपनीज में एप्लीकेबल होगा, पब्लिक प्राइवेट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, हमेशा अपॉइंटमेंट ओवर पास करके होना है, हमेशा वहां कंसेंट वगैरह फाइल होना है। तो नॉर्मली ये जो कॉन्सेप्ट है सारी कंपनीज में लगेगा। लेकिन जो रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है ना मेरे भाई, जो रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है और जो ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नॉर्मली पब्लिक कंपनीज में लगता है। ये कॉन्सेप्ट नॉर्मली पब्लिक कंपनीज में लगता है, प्राइवेट कंपनीज में नहीं लगता है, नॉर्मली गवर्नमेंट कंपनीज में नहीं लगता है। तो ध्यान रखना, ये जो रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, ये नॉर्मली पब्लिक कंपनीज में लगता है, प्राइवेट कंपनीज में नहीं लगता है, गवर्नमेंट कंपनीज में नहीं लगता है, सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज में नहीं लगता है। दैट इज समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। अब रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है?
रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है 152 सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7 के अंदर रोटेशन का कॉन्सेप्ट कवर्ड है। ध्यान से सुनिएगा रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सेक्शन कहता है कि कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि डायरेक्टर्स का रोटेशन होता रहे। अगर एक ही कैटेगरी के लोग एक बार डायरेक्टर जो बन चुके हैं अगर वही जिंदगी भर डायरेक्टर्स बने रहेंगे तो कंपनी के अंदर फ्रॉड होने के चांसेस हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन एप्लीकेबल होता है वहां पे। अब रोटेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर बोला गया है कि देखो तुम्हारे जो भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो भी टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अब मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, 15 है। सेक्शन 149 ऑथराइज करता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 हो सकते हैं, और अब मान लेते हैं कि यहां पे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 है, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अब इस 15 के अंदर मान लीजिए इट इंक्लूड्स 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे इसमें। इट इंक्लूड्स 1 नॉमिनी डायरेक्टर, इसमें एक नॉमिनी डायरेक्टर भी होगा। और मान लीजिए इट इंक्लूड्स 1 एडिशनल डायरेक्टर, मान लेते हैं कि इट इंक्लूड्स 1 एडिशनल डायरेक्टर। और 11 नॉर्मल डायरेक्टर्स, क्या मान लेते हैं 11 नॉर्मल डायरेक्टर्स। अब सेक्शन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। सेक्शन कहता है सबसे पहले कि कोई भी कंपनी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को परमानेंट कैटेगरी में डाल सकती है। कोई भी कंपनी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को परमानेंट कैटेगरी में डाल सकती है कि इन परमानेंट कैटेगरी के डायरेक्टर्स को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो 15 डायरेक्टर्स में से 1/3, 5 डायरेक्टर्स को परमानेंट कैटेगरी में डाला जा सकता है। कंपनी चाहे तो 5 डायरेक्टर्स को परमानेंट कैटेगरी में डाल सकती है मैक्सिमम। जैसे रिलायंस क्या चाहेगा कि मुकेश अंबानी को परमानेंट कैटेगरी में डाल दे कि भाई उनको कोई हाथ ना लगाए। अब रोटेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहले जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को माइनस कर लीजिए। क्या कहता है, इसमें आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को माइनस कर लीजिए। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने हैं, 2 हैं, तो कितने हो गए 13 हो गए, ठीक है। अब ये जब माइनस वाला पार्ट आता है कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को माइनस कर लीजिए, अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स माइनस होगा ये तो क्लियर है। अब यहां पे मैं कलर, पेन का कलर जो है वो चेंज कर रहा हूं। क्यों चेंज कर रहा हूं, बिकॉज अब यहां पे मैं कुछ ऐसे डायरेक्टर्स को माइनस करने जा रहा हूं जिनका माइनस होना अपने आप में डिबेटेबल है कि ये माइनस होंगे या नहीं होंगे। डिबेटेबल है, कॉन्ट्ररी व्यूज एग्जिस्ट करती हैं कि ये माइनस होंगे कि नहीं होंगे। कुछ लोग कहते हैं होंगे, कुछ लोग कहते हैं नहीं होंगे। लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कहता है माइनस नहीं होंगे, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कहता है माइनस होंगे। आईसीआई जो है कुछ क्लियर कट आंसर नहीं देता। आईसीआई बोलता है कि भैया तुम देख लो तुमको क्या करना है, जो करना है कर लो, एजम्पशन ले लेना, नोट चिपका देना। आईसीआई क्या कहता है, तुमको जो करना है कर लो, एजम्पशन ले लेना, नोट चिपका देना। और लॉ क्लियर नहीं है। लिटरल इंटरप्रिटेशन कहता है कि माइनस नहीं होंगे और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कहता है कि माइनस होंगे। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ फॉलो कर रहे हैं कि यार सबको एक साथ माइनस कर दो, झमेला खत्म कर दो और एक एजम्पशन ले लेंगे, नोट चिपका देंगे। तो अब यहां पे माइनस कर दिया मैंने नॉमिनी डायरेक्टर को भी, और यहां पे माइनस कर दिया मैंने एडिशनल डायरेक्टर को भी। अब इसमें ऑल्टरनेट होता तो वो भी माइनस हो जाता। और अब कितना हो गया, ये 11। अब देखो मैंने इसको ग्रीन से माइनस किया, पहले इंडिपेंडेंट को ग्रीन को माइनस किया, मतलब ये मैंडेटरी है, माइनस होगा ही होगा। ये नॉमिनी एडिशनल डायरेक्टर में आपकी मर्जी है, आप माइनस कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर आप माइनस नहीं करते हो तो आप एक नोट लिख देना कि लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में कहीं नहीं लिखा है कि नॉमिनी डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर को माइनस करना है, इसलिए हमने माइनस नहीं किया। और अगर आप माइनस करते हो तो आप लिख देना कि लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के हिसाब से माइनस होना चाहिए था, इसलिए हमने माइनस कर दिया है। अब आप क्या करोगे, इस 11 का करोगे 2/3। क्या करोगे, 11 का करोगे 2/3। 11 का 2/3 कितना होता है, 22/3। कितना हो गया बताना भाई, 7 पॉइंट समथिंग हो गया ना। कितना हो गया, 22 डिवाइडेड बाई 3, आई थिंक 7.33 हो गया, राइट। कितना हो गया, 7.33 हो गया। अब यहां कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो भी माइनस करने के बाद बचे उसमें जो 2/3 होंगे क्या होंगे, वो रोटेशनल होंगे। जो 2/3 होंगे एटलीस्ट 2/3 रोटेशनल होंगे। वर्ड यूज किया है एटलीस्ट 2/3 रोटेशनल होंगे, तो एटलीस्ट यूज किया तो हम हायर नंबर पे राउंड ऑफ कर देंगे, दैट इज 8। तो जो 8 होंगे ना ये रोटेशनल है। अब कहा गया कि आप इसमें 1/3 कर दीजिए, तो अगेन आप 1/3 करोगे तो 2.67 समथिंग आएगा। तो यहां पे मैं 3 ले लेता हूं, क्योंकि बोला गया कि 1/3 लायबल टू रोटेट होंगे। तो यहां पे जो 3 डायरेक्टर्स होंगे ये क्या होंगे, लायबल टू रोटेट होंगे। तो अब कहानी क्या बनी कि भाई 8 डायरेक्टर्स रोटेशनल थे। अब वो 8 डायरेक्टर्स रोटेशनल कौन से होंगे आप डिसाइड कर सकते हो। आप डिसाइड कर सकते हो कि इन 11 डायरेक्टर्स में से कौन सा 3 आप परमानेंट कैटेगरी में नॉमिनेट करना चाहते हो और कौन सा 8 आप रोटेशनल कैटेगरी में नॉमिनेट करना चाहते हो। आपने जो 8 डायरेक्टर्स रोटेशनल कैटेगरी में नॉमिनेट किया है उसका आप 1/3 कर दीजिए, दैट इज 2.67, दैट इज 3। अब 3 डायरेक्टर्स लायबल टू रोटेट होंगे। अब प्रैक्टिकली क्या हो सकता है
कि ये जो 3 डायरेक्टर्स हैं, कंपनी इन 3 डायरेक्टर्स के बदले किसी और को अपॉइंट कर सकती है, या फिर इन 3 डायरेक्टर्स को दोबारा अपॉइंट कर सकती है, या फिर कंपनी डिसाइड कर सकती है कि हम इतने डायरेक्टर्स की जरूरत ही नहीं है, विल नॉट रिजॉल्व द वैकेंसी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तो थे 11 में से 8 रोटेशनल, 3 लायबल टू रोटेट, तो 8 रोटेशनल में 3 आर लायबल टू रोटेट, तो 8 में से कौन से 3 तकदीर का फैसला किया कैसे जाए, क्या करूं मैं, क्या करूं, ये कैसी मुश्किल है। तो लॉ कहता है सबसे पहले आप देख लीजिए कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है क्या। सबसे पहले आप देख लीजिए वेदर एनी एग्रीमेंट एग्जिस्ट। अगर डायरेक्टर्स के बीच कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, जैसा एग्रीमेंट में लिखा है वैसा कर लेंगे। दूसरा, अगर एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, इफ नो एग्रीमेंट एग्जिस्ट, अगर कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप लॉट सिस्टम फॉलो कर लीजिए। क्या कर लीजिए सर? लॉट सिस्टम फॉलो कर लीजिए, राइट। अगर कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है यहां पे तो आप क्या कर लीजिए सर? लॉट सिस्टम फॉलो कर लीजिए। तो ये चीज यहां पे कहा गई है। इसके अंदर भी एक चीज और है, सबसे पहले बोला तो भाई एक झमेला खत्म करो, एक काम करो, 3 डायरेक्टर्स का डिसाइड करना है ना, 8 में से 3 का डिसीजन लेना है ना। एक काम करो, फीफो सिस्टम फॉलो कर लो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो डायरेक्टर पहले आया था वो पहले जाएगा, जो पहले आया था वो पहले जाएगा, मतलब वो पहले लायबल टू रोटेट होगा। लेकिन अब अगर ये अपॉइंटमेंट सेम डे में है, अगर ये अपॉइंटमेंट सेम डे में है, सारे डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट सेम डे में हुआ था, सारे डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट सेम डे में हुआ था, आप फिफो सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते हो, तब आप देख लीजिए एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और अगर एग्रीमेंट से एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आप लॉट सिस्टम फॉलो कर लीजिए। सो दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट गोज। अब देखिएगा कंपनी के पास 3 रेमेडीज है, कंपनी के पास 3 रेमेडीज है, कंपनी इन 3 डायरेक्टर्स के साथ 3 रेमेडीज कर सकती है। 3 ऑप्शन है कंपनी के पास। कौन से 3 ऑप्शन हैं? पहला ऑप्शन है कि कंपनी इन 3 डायरेक्टर्स को ही दोबारा से रीअपॉइंट कर दे। दूसरा ऑप्शन है कंपनी इन 3 डायरेक्टर्स के बदले किसी और को अपॉइंट कर दे। और तीसरा ऑप्शन है कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है तो कंपनी किसी को भी अपॉइंट ना करे। बट अगर कंपनी किसी को अपॉइंट नहीं करती है तो कंपनी रिजॉल्व कर दे कि हम वैकेंसी फुलफिल नहीं करने वाले हैं, तो या तो कंपनी वैकेंसी फुलफिल कर दे, इनको दोबारा अपॉइंट कर दे, या किसी और को अपॉइंट कर दे। या तो कंपनी क्लियरली रिजॉल्व कर दे कि भैया मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, हमें लग रहा है कि फिलहाल हमें इन 3 डायरेक्टर्स की जरूरत नहीं है, तो हम इस वैकेंसी को रिजॉल्व नहीं कर रहे, राइट। अब अगर कंपनी तीनों में से कुछ भी नहीं करता, ना कंपनी इन 3 डायरेक्टर्स को दोबारा अपॉइंट करता है, ना इनके बदले किसी और को अपॉइंट करता है, और ना ही कंपनी रिजॉल्व करता है कि हम किसी को भी अपॉइंट नहीं करेंगे, तब लग जाएगा ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट का कॉन्सेप्ट। क्या लग जाएगा? ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, कि कंपनी का जो मीटिंग है वो अधूरा रह गया। सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 की जो मीटिंग है वो अधूरा रह गया। कंपनी ने 3 डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया, ना उनके बदले किसी और को अपॉइंट किया, ना रिजॉल्व किया कि हम वैकेंसी फुलफिल नहीं करेंगे, तब ये जो मीटिंग है वो एडजर्न हो जाएगा इन द नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। अगले हफ्ते वो एडजर्न हो जाएगा अपने आप, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। और अगर वो जो एडजर्न्ड डेट है वो नेशनल हॉलिडे निकल गया तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे विच इज नॉट ए हॉलिडे, सेम डेट सेम प्लेस। लेकिन अब प्रॉब्लम यह आता है, सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 क्लॉज बी के अंदर लिखा है कि मान लीजिए एडजर्न्ड मीटिंग के अंदर भी वो जो कहानी है वो कंटिन्यू रहती है, वैकेंसी फिर से रिजॉल्व नहीं की जाती है, कंपनी रिजॉल्व नहीं करती है कि हम वैकेंसी रिजॉल्व नहीं करेंगे, ना उन 3 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है, ना उनके बदले किसी और को अपॉइंट करती है, ना रिजॉल्व करती है कि हम रीअपॉइंट नहीं करेंगे। सो इन दैट सिचुएशन क्या दोबारा से मीटिंग एडजर्न हो जाएगा? अगर दोबारा से मीटिंग एडजर्न होगा तो कब तक होता रहेगा मीटिंग एडजर्न? कब तक मीटिंग एडजर्न करते रहोगे? तो यहां पे कहा गया है कि अगर एडजर्न मीटिंग के अंदर भी वैकेंसी फुलफिल नहीं होती है और मीटिंग के अंदर रिजॉल्व नहीं किया गया है कि हम वैकेंसी फुलफिल नहीं करेंगे, सो इन दैट वेरी सिनेरियो रिटायरिंग डायरेक्टर्स को ही मान लिया जाएगा दे आर डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड। क्या मान लिया जाएगा? कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं दे आर डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड मान लिया जाएगा, अनलेस, अब यहां पे फिर से वर्ड लिख दिया अनलेस। तो बोला कि एडजर्न मीटिंग के अंदर भी वैकेंसी अगर फुलफिल नहीं करती है कंपनी और रिजॉल्व नहीं करती है कि वैकेंसी हम फुलफिल नहीं करेंगे, तो रिटायरिंग डायरेक्टर्स को ही डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड मान लिया जाएगा। लेकिन 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 यहां 5 सिचुएशंस ऐसी दी हैं जहां पे ये डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। 5 सिचुएशंस ऐसे दी हैं जहां पे डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो सब सेक्शन ए के अंदर बोला ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट, 152 सब सेक्शन 7 क्लॉज ए के अंदर बोला ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट, और 152 सब सेक्शन 7 क्लॉज बी के अंदर बोला डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। और फिर कह रहे हैं कि डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट 5 सिचुएशंस में नहीं लगेगा। पहला,
जो डायरेक्टर है उसको अपॉइंट करने के लिए जब जनरल मीटिंग में खड़ा किया गया था तो मेंबर्स ने मना कर दिया, तो अगर मेंबर्स ने मना कर दिया, मेंबर्स ने ओआर पास नहीं किया, तो उसका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। दूसरा, डायरेक्टर्स ने खुद अपना रेजिग्नेशन फॉरवर्ड कर दिया, बोला कि मैं डायरेक्टर बनना नहीं चाहता, तो अगर डायरेक्टर ने अपना रेजिग्नेशन खुद फॉरवर्ड कर दिया, अपनी अनविलिंगनेस एक्सप्रेस कर दी कि भाई मैं डायरेक्टर बनना नहीं चाहता, सो इन दैट सिचुएशन उसको आप जबरदस्ती अपॉइंट नहीं करोगे। तीसरा, वो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो चुका है, तो अगर वो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो चुका है तब आप उसको अपॉइंट दोबारा से नहीं करोगे, राइट। या फिर चौथा सिचुएशन, जब सेक्शन 162 एप्लीकेबल है, तो अगर सेक्शन 162 एप्लीकेबल है तब वहां पे आप उसको दोबारा अपॉइंट नहीं करोगे, राइट। और जो पांचवा सिचुएशन है वो इलॉजिकल है। पांचवा सिचुएशन है जो इलॉजिकल है, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे, बिकॉज प्रैक्टिकली वो सिर्फ थ्योरेटिकल बुक्स के लिए लिखा है, बट प्रैक्टिकली उसका इंप्लीकेशन नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, 152 सबसेक्शन 7 क्लॉज ए ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट की बात करता है, सबसेक्शन बी डीम्ड रीअपॉइंटमेंट की बात करता है। अगर ऑटोमेटिक एडजर्न मीटिंग में भी कंपनी क्या करती है, वैकेंसी रिजॉल्व नहीं करती है, लेकिन डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा अगर डायरेक्टर को अपॉइंट करने का रिजोल्यूशन मीटिंग में रखा गया था, रिजेक्ट हो चुका है, अगर डायरेक्टर ने खुद अपनी अनविलिंगनेस एक्सप्रेस करी है, अगर डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है, या फिर सेक्शन 162 एप्लीकेबल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रोटेशन का कॉन्सेप्ट, ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट का कॉन्सेप्ट किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर नहीं लगने वाला है। तो कुल मिलाकर रोटेशन का कॉन्सेप्ट जो है, ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, वो पब्लिक कंपनीज में लगने वाला है, प्राइवेट कंपनीज में नहीं लगने वाला है, गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर भी नहीं लगने वाला है। तो ये आपको क्या करना है सर, ध्यान रखना है। तो सेक्शन 161 हो गया और अब हमारा सेक्शन 152 हो गया, दोनों बहुत टेक्निकल सेक्शंस हैं। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे ही डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा तो पहले उसको क्या करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट से पहले डीन नंबर लेना पड़ता है। एक तो डायरेक्टर का कंसेंट लेना होता है, कंपनी को कंसेंट के बारे में आरओसी को इंटीमेट करना पड़ता है, और डायरेक्टर को डीन नंबर लेना होता है। जब तक वो डीन नंबर नहीं ले लेता वो कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन जाता। तो वन ऑफ द प्रीरिक्विजिट टू अपॉइंट अ डायरेक्टर इज दैट ही शुड हैव अ डीन नंबर, उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। ये सेक्शन 152 में भी लिखा हुआ है और ये सेक्शन 164 में भी लिखा हुआ है कि अगर आपके पास डीन नंबर नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो, राइट। तो अब अगर हम बात करें कि डीन नंबर कैसे मिलेगा, डीन नंबर होना चाहिए ये तो ठीक है, लेकिन डीन नंबर कैसे मिलेगा, तो सेक्शन 153 से लेके 159 ऑफ चैप्टर 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014 बताता है कि आपको डीन नंबर कैसे मिलेगा। तब सबसे पहले आता है सेक्शन 153, कहता है कि अच्छा तेरे को डीन नंबर चाहिए, हाँ डीन नंबर चाहिए, मेरे को ना रिलायंस में डायरेक्टर बनने का है, रिलायंस ने बोला कि तुझे डायरेक्टर बनाएंगे। वो कहता है अच्छा तेरे को डीन नंबर चाहिए, ठीक है। तो एक फॉर्म है DIR3, एक फॉर्म है DIR3। इलेक्ट्रॉनिकली आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो DIR3 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करना पड़ेगा। अब फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में जाएंगे, तो आप लॉजिकल सी चीज सोच सकते हो कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में जाएगा। एक तो फोटोग्राफ जाएगा, अगर सानिध्य सर आपको डायरेक्टर बनना है, डीन चाहिए, तो DIR3 के साथ अपना फोटोग्राफ देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस देना पड़ेगा। तो फोटोग्राफ देना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना होगा, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस देना होगा। साथ ही साथ एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि जिस कंपनी में आप डायरेक्टर अपॉइंट करने वाली, जिस कंपनी में आप डायरेक्टर अपॉइंट होने वाले हो, वहां के बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी चाहिएगी कि वो वाकई में आपको डायरेक्टर अपॉइंट करने वाले हैं, वरना पता चला कि मैंने फालतू में डीन नंबर लेके रख लिया, मैं डायरेक्टर कहीं नहीं बनने वाला। तो अब रिक्वायरमेंट ये भी है कि अपने फोटोग्राफ के साथ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के साथ, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस के साथ, जिस कंपनी के अंदर आप डायरेक्टर बनने वाले हो वहां बोर्ड रिजोल्यूशन पास करा होगा, तो बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी भी आपको क्या करनी पड़ेगी, साथ में फाइल करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ आपका जो सिग्नेचर्स है, सिग्नेचर्स की कॉपी भी क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक इंडिविजुअल डायरेक्टर में कोई भरोसा क्यों करे कि वो ये जो सारा इंफॉर्मेशन दे रहा है वो सही दे रहा है। तो बोला गया कि ये जो फॉर्म DIR3 है इसको साइन कराया जाएगा, सबमिट कराया जाएगा बाय द एप्लीकेंट यूजिंग हिज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और उसको डिजिटली वेरीफाई किया जाएगा बाय ए कंपनी सेक्रेटरी इन फुल टाइम प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी। तो जो कंपनी का CS है फुल टाइम प्रैक्टिस में, या तो उससे आप DIR3 का वेरिफिकेशन करा लो, या तो कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, रिलायंस के अंदर आपका अपॉइंटमेंट होने वाला है, तो रिलायंस का MD क्या कर देगा, सर्टिफाई कर देगा कि जो आप DIR3 में इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो सही दे रहे हो, या कंपनी का CEO सर्टिफाई कर देगा, या कंपनी का CFO सर्टिफाई कर देगा। तो ये लोग सर्टिफाई कर देंगे कि जो DIR3 में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो सही के दे रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एज ए इंडिविजुअल DIR3 सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा अलॉन्ग विद दिस सेट ऑफ 5 डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द वेरिफिकेशन। अब सेक्शन 154 कहता है कि एज ए इंडिविजुअल आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेशन दे दिया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट 1 महीने के अंदर आपको डीन अलॉट कर देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जो भी प्रोसीजर्स होंगे वो प्रोसीजर्स को फुलफिल करेगा, और प्रोसीजर्स को फुलफिल करने के बाद आपको 1 महीने के अंदर डीन अलॉट कर दिया जाएगा। अब सेक्शन 155 कहता है कि अगर आपको डीन मिल चुका है तो आप दोबारा कभी भी दूसरे डीन के लिए एप्लीकेशन नहीं दोगे, आप कभी भी दूसरा डीन नंबर साथ में नहीं रखोगे, 1 इंडिविजुअल 1 डीन। तो सेक्शन 155 क्या कहता है, 1 इंडिविजुअल 1 डीन, एक बंदे के पास एक ही डीन नंबर होगा।
अब सेक्शन 156 कहता है कि देखो जो इंडिविजुअल को डीन मिल गया, अब तुम बताओ उसका क्या ड्यूटी है। उसका ड्यूटी है कि जिन भी कंपनीज में वो डायरेक्टर बनने वाला है उन कंपनीज को इंटीमेट करे कि मुझे डीन मिल गया। तो उस इंडिविजुअल को जितनी भी कंपनीज में वो डायरेक्टर बनने वाला है उसको क्या करना पड़ेगा, विद इन 1 मंथ ऑफ द रिसिप्ट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इंटीमेट करना पड़ेगा उन सारी कंपनीज को कि मुझे डीन मिल गया। अब आपके मन में आ सकता है कि सर सारी कंपनीज को इंटीमेट करना पड़ेगा डीन मिल गया, कि एक कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा कि डीन मिल गया। अरे भाई मुझे एक चीज बताओ, सेक्शन 165 क्या कहता है? सेक्शन 165 कहता है कि ए पर्सन कैन बी डायरेक्टर इन 20 कंपनीज। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति 20 कंपनी में डायरेक्टर बनने वाला हो, तो 20 के 20 कंपनीज को इंटीमेट करना पड़ेगा 1 महीने के अंदर। अब एक चीज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा केयरफुली ध्यान रखना, सेक्शन 153 के अंदर जब सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को जब एप्लीकेशन दिया था उसके बाद सेक्शन 154 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब डीन अलॉट किया, डीन कितने टाइम में अलॉट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? 1 मंथ में अलॉट किया। क्या अलॉट, कितने टाइम में अलॉट किया? 1 मंथ में अलॉट किया। अब सेक्शन 156 में क्या बोला है? एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को भी 1 महीने के अंदर 1 मंथ के अंदर डीन के बारे में सीजी को इंटीमेट करना पड़ेगा। तो वहां भी 1 मंथ है, यहां भी 1 मंथ है। अब सेक्शन 157 में क्या बोला? बोला अब कंपनीज को डीन मिल गया, अब कंपनी को 15 डेज के अंदर डीन नंबर आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। तो आपने एज ए डायरेक्टर अपना काम पूरा कर दिया। अब जिन 20 कंपनीज को आपने इंटीमेशन दिया है उन 20 कंपनीज को आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा 15 डेज के अंदर। कंपनी के पास बड़ा सिस्टम होता है तो उनके लिए टाइम कम है 15 डेज, लेकिन एज ए इंडिविजुअल डायरेक्टर आपको ज्यादा टाइम मिला है 1 मंथ। और अगर कंपनी अपना डीन नंबर आरओसी को 15 दिन के अंदर इंटीमेट नहीं करती है तो कंपनी के ऊपर भी पेनल्टी लगने वाला है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर भी पेनल्टी लगने वाला है। अगर कंपनी वहां पे 15 दिन के अंदर आरओसी को डीन नंबर इंटीमेट नहीं करती है तो कंपनी और उनके ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट दोनों के ऊपर पेनल्टी लगने वाला है, मिनिमम 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक, और कंटिन्यूइंग ऑफेंस के केस में 100 रुपीज पर डे। राइट। उसके बाद सेक्शन 158 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर व्यक्ति एवरी पर्सन और कंपनी वाइल फर्निशिंग एनी रिटर्न इंफॉर्मेशन और पार्टिकुलर शैल मेंटेन डीन। तो जो भी डॉक्यूमेंट जमा किया जाएगा जहां पे डीन का रेफरेंस आएगा वहां डीन नंबर सबमिट करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ काम का इंफॉर्मेशन नहीं है। और सेक्शन 159 फिर से पेनल्टी भरा सेक्शन है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल या डायरेक्टर डिफॉल्ट करता है इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डीन तो क्या पेनल्टी लगेगा, तो आप इसको एक बार रेफर कर लोगे। तो सेक्शन 153 से लेकर 159 तक पूरा का पूरा डीन के प्रोविजन है। सेक्शन 153 के अंदर एक इंडिविजुअल को क्या करना पड़ेगा? DIR3 इंटीमेट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 5 डॉक्यूमेंट साथ में देने होंगे, उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा। 154 में सीजी 1 महीने के अंदर अलॉट कर देगा। 155 1 पर्सन 1 दिन। 156 में बोला कि वो जो इंडिविजुअल है जिसको डीन मिल गया उसको 1 महीने के अंदर सारी कंपनीज को डीन इंटीमेट करना पड़ेगा। 157 में बोला कि वो जो कंपनीज हैं उन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा? 15 दिन के अंदर आरओसी को डीन इंटीमेट करना पड़ेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको क्या करना है सर? डीन के प्रोविजंस में याद रखना है। प्लस ये जो 2 पेनल्टीज है ना, 157 में जो पेनल्टी दिया है, 159 में जो पेनल्टी दिया है, आप इसको भी साथ में ध्यान रख लोगे। आप इसको भी साथ में क्या कर लोगे सर? ध्यान रख लोगे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पेनल्टीज हैं। अगर आप पेनल्टीज से ज्यादा परेशान हैं तो पेनल्टीज अपील्स लिमिट्स के लिए हमारे एक अलग से संजीवनी कोर्स अवेलेबल है जिसके अंदर 4 घंटे में सिर्फ पेनल्टीज अपील्स वगैरह कराई जाती है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा डीन नंबर का पार्ट हो गया। तो अभी तक क्या क्या चीजें क्लियर हो गई सर हमारी? सेक्शन 161 हमने कर लिया, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय द बोर्ड, एडिशनल ऑल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल वैकेंसी, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4। फिर हमने सेक्शन 152 डिस्कस कर लिया, 152 के अंदर अपॉइंटमेंट डिस्कस कर लिया, ऑटोमेटिक एडजमेंट डिस्कस कर लिया, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट डिस्कस कर लिया, और हमने 153 से 159 जो डीन के प्रोविजंस है वो डिस्कस कर लिए। 161 लगभग सारी कंपनीज को एप्लीकेबल था। 152 में जो रोटेशन का पार्ट था वो सिर्फ पब्लिक कंपनीज को एप्लीकेबल था, गवर्नमेंट कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं था। और यहां पे 153 से 159 में जो डीन के प्रोविजंस हैं वो भी लगभग सारी ही कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है। एज सच कुछ एक्सक्लूजन्स वगैरह नहीं है वहां पे। आई बिलीव इट इज क्लियर। अब देखना जो कॉमन प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स हैं वो अपन बाद में देखेंगे। अब आ रहे हैं अपन सेक्शन 149 के अंदर। किसके अंदर आ रहे हैं? सेक्शन 149 के अंदर आ रहे हैं। याद रखना अभी तक हमारा 161 हो गया है, 152 से लेके 159 तक पूरा का पूरा पार्ट हो गया है। अब हमारे सेक्शन 149 के अंदर। अब याद रखिएगा सेक्शन 149 के अंदर क्या क्या चीजें कवर्ड है। 149 के अंदर एक तो कवर्ड है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कवर्ड है? नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कि एक कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं। उसके अलावा 149 के अंदर कवर्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ WRI। क्या कवर्ड है? कॉन्सेप्ट ऑफ WRI। व्हाट इज WRI? वुमेन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो सेक्शन 149 के अंदर कवर्ड है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, और साथ ही साथ 149 के अंदर कवर्ड है WRI, वुमेन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। NRI सुना होगा बट ये क्या है? WRI। PRI सुना होगा बट ये क्या है? WRI, वुमेन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर।
अब सेक्शन 149 की अगर हम बात करें तो 149 में थोड़ा बहुत एप्लीकेबिलिटी का झोल है। 161 में एप्लीकेबिलिटी का कोई झोल नहीं था, बहुत सिंपल था। 153 से 9 में भी एप्लीकेबिलिटी का कोई झोल नहीं था, सिंपल था। 152 में भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं था। रोटेशन पब्लिक कंपनीज को एप्लीकेबल है, प्राइवेट को एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन फिर उसके बाद गवर्नमेंट कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है। बट 149 के अंदर थोड़ा बहुत एप्लीकेबिलिटी का आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बोला 149 के अंदर सबसेक्शन 1 मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने। तो सेक्शन 149 के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कवर्ड है सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर। बोला 1 पर्सन कंपनी जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 62 में डिफाइंड है, उनके लिए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, 1। उसके बाद प्राइवेट कंपनीज जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 68 में डिफाइंड है, उनके लिए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने, 2। उसके बाद पब्लिक कंपनी जो सेक्शन 2 क्लॉज 71 में डिफाइंड है, उनके लिए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने, 3। तो सेक्शन 149 सबसेक्शन ए कहता है कि 1 पर्सन कंपनीज के लिए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर हैं 1, प्राइवेट कंपनी के लिए 2, पब्लिक कंपनी के लिए 3। लेकिन 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर के बारे में बात करता है, वो कहता है भैया दुनिया में जितने प्रकार के कंपनीज हैं, चाहे वो 1 पर्सन है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो पब्लिक है, हर किसी के लिए मैक्सिमम नंबर एक ही है, 15। कितना है, 15, राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15। एक स्टूडेंट दो लिमिट में अक्सर कंफ्यूज होता है, 15 एंड 20। ध्यान रखना 15 एंड 20 क्या है। एक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं 15, 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में लिखा है। लेकिन एक व्यक्ति मैक्सिमम 20 कंपनीज में अपॉइंट हो सकता है एज ए डायरेक्टर, वो 165 में लिखा है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिमिट ऑफ 15 एंड 20। अब 15 डायरेक्टर्स के लिए ना एक प्रोवाइजो है यहां पे 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर एक प्रोवाइजो है, जिसे पॉपुलरली कहा जाता है प्रोवाइजो टू सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। बोला 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स भी अपॉइंट कर सकती है कंपनीज। अच्छा, 15 से ज्यादा डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकती है, लेकिन बताओ भाई 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं, मतलब यहां पे रेम्यूनरेशन बर्डन ज्यादा आएगा कंपनी के ऊपर। मतलब किसका अप्रूवल चाहिएगा, मालिकों का अप्रूवल चाहिएगा, मेंबर्स का अप्रूवल चाहिएगा, और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन नहीं चाहिएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिएगा। बिकॉज स्पेशल रिजोल्यूशन स्पेशल चीजों के लिए चाहिए होता है, और 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करना अपने आप में एक स्पेशल चीज में आता है। तो मोर देन 15 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने के लिए क्या चाहिएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या चाहिएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। अब यहां पे भी शांति नहीं है लॉ मेकर को। अब एमसीए क्लैरिफिकेशन डाल दिया, एमसीए क्लैरिफिकेशन डाल दिया, कुछ एक्सेप्शंस डाल दिए। अब ध्यान से सुनना क्या डाला है। बोला कि नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जितनी भी कंपनीज हैं हर कोई मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स ही अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन दो कैटेगरीज ऑफ कंपनीज को अपन एग्जम्पशन दे रहे हैं, पहला सेक्शन 8 कंपनीज, दूसरा गवर्नमेंट कंपनीज। जो सेक्शन 8 कंपनीज है वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, समाज का भला करती हैं, उनको ज्यादा लोग चाहिएंगे। और जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं तो गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर गवर्नमेंट रेगुलेशंस लगते हैं। तो जो सेक्शन 8 कंपनीज हैं और जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं ये 15 डायरेक्टर्स से ज्यादा अपॉइंट कर सकती हैं विदाउट पासिंग एनी स्पेशल रिजोल्यूशन। जो सेक्शन 8 कंपनीज हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ये 15 डायरेक्टर्स से ज्यादा अपॉइंट कर सकती हैं विदाउट पासिंग एनी स्पेशल रिजोल्यूशन। लेकिन अब इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन दे दिया। क्या बोला, बोला अगर गवर्नमेंट कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी डिफॉल्ट करती है इन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द आरओसी, तो इनको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अब आपको पता है कि कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करना पड़ता है टू आरओसी अंडर सेक्शन 137 विद इन 30 डेज फ्रॉम द एजीएम डेट, और कंपनी को एनुअल रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है अंडर सेक्शन 92 विद इन 60 डेज फ्रॉम द एजीएम डेट। तो अगर कंपनी यहां पे डिफॉल्ट कर देती है इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स टू द आरओसी, तो वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स की फाइलिंग में कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया तो सेक्शन 8 कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज को एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल सिस्टम यह है कि सेक्शन 8 कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती हैं विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। लेकिन गलती से भी अगर क्वेश्चन में उसने ये स्पेसिफाई कर दिया कि दैट कंपनी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स, तो उनको वो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, उनको वो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है WRI, वुमेन डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर दैट इज कवर्ड इन रूल 3। तो कंपनीज के अंदर वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए लॉ मेकर लेके आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन डायरेक्टर। आपको शायद पता होगा कि ऑफिशियली अगर हम बात करें तो नीता अंबानी इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी जिन्हें रिलायंस इंडिया ने अपॉइंट किया था, राइट। तो वुमेन डायरेक्टर्स, तो जितनी भी बड़ी कंपनीज है देश के अंदर, हर किसी के ऊपर अब एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि वुमेन डायरेक्टर्स अपॉइंट करना होगा। लॉजिक क्या है, एक लॉजिक है वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको इंक्रीज करना देश के अंदर। तो क्या लिखा है,
लिखा है रूल 3 के हिसाब से, एक तो हर एक लिस्टेड कंपनी के लिए वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। लिस्टेड कंपनी के ऊपर नॉर्मली क्या होता है, दुनिया की सारी रिक्वायरमेंट्स लगती हैं, तो लिस्टेड कंपनी की तो बात ही छोड़ दो। और उसके अलावा कहा गया है कि हर एक पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 300 करोड़ रुपीस है, या फिर पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ रुपीस है, टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 300 रुपीस है, या फिर पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ रुपीस है, तो उन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि सेक्शन में एप्लीकेबिलिटी का बड़ा झोल झाल है, तो आपने देखा मैक्सिमम नंबर में भी एक्सक्लूजन था। उसी तरीके से वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट भी प्राइवेट कंपनीज में नहीं लगता है, वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट भी प्राइवेट कंपनीज में नहीं लगता है, लिस्टेड कंपनीज में लगता है। और हर एक पब्लिक कंपनी जहां टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 300 सीआर है, या फिर पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 100 सीआर है, उनके ऊपर वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे याद करोगे, आप याद कर सकते हो कि हर एक पब्लिक कंपनी जहां टाइम पास होता है, तो टाइम पास को रोकने के लिए वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया गया है। टाइम पास यानी टीपी, टीपी यानी टी फॉर टर्नओवर, पी फॉर पेड अप शेयर कैपिटल। टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 300 करोड़, या फिर पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़, राइट। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन वायलेट होता है, तो उस प्राइवेट पब्लिक कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर कोई वैकेंसी अराइज होती है इन द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर, तो उसे कौन फुलफिल करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फुलफिल करेंगे इन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स विच एवर इज लेट, इन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स विच एवर इज लेट। ध्यान से याद रखना इस लिमिट को, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंट डायरेक्टर। रेजिडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या हो गया कि ऐसा ना हो कि कंपनीज में जितने भी डायरेक्टर्स हैं, पता चला कोई भी डायरेक्टर इंडिया में तो रहता ही नहीं है, किसी का इंडिया में तो स्टे ही नहीं है, सब बाहर से मैनेज कर रहे हैं कंपनीज को। एटलीस्ट एक तो ऐसा डायरेक्टर हो जो रेसिडेंट हो, जिसका इंडिया के अंदर स्टे हो। तो बोला गया देयर शुड बी एटलीस्ट 1 रेसिडेंट डायरेक्टर। हर एक कंपनी, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सेक्शन 8 हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई भेदभाव नहीं है, बिना भेदभाव के। वुमेन्स हमेशा भेदभाव करती हैं, या फिर कहा जाता है कि वुमेन्स के साथ हमेशा भेदभाव होता है देश के अंदर, तो याद रखना यहां भी भेदभाव है। प्राइवेट कंपनीज को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना, सिर्फ पब्लिक कंपनीज को करना है, सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को करना है। लेकिन रेजिडेंट डायरेक्टर के केस में कोई भेदभाव नहीं है, हर कंपनी को रेजिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। और रेजिडेंट डायरेक्टर मतलब कौन सा डायरेक्टर, जिसका एटलीस्ट 182 डेज हो इन द फाइनेंशियल ईयर। अब ध्यान से देखना, आपको काफी सारे बुक्स में करंट ईयर मिल सकता है, बिकॉज पहले करंट ईयर लिखा हुआ था, लेकिन अब लॉ को ना हार्मोनाइज कर दिया। बोला देखो, जब आप देखते हो फेमा, तो वहां क्या लिखा है, रेजिडेंट डायरेक्टर, रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए कि आपको फाइनेंशियल ईयर देखना पड़ेगा। अगर आप देखते हो इनकम टैक्स एक्ट, वहां भी क्या लिखा है, फाइनेंशियल ईयर लिखा है, लेकिन कंपनीज एक्ट में क्या लिखा था, कैलेंडर ईयर। तो क्यों एम्बिगिटी पाले, तो बोला हार्मोनाइज कर दो, तो बोला एटलीस्ट 1 रेजिडेंट डायरेक्टर इन द फाइनेंशियल ईयर। अब यहां पे एक डिबेट है, डिबेट क्या है, 182 डेज जो फाइनेंशियल ईयर में देखना है, वो करंट ईयर, वो प्रीवियस ईयर में देखना है या करंट ईयर में देखना है, प्रीवियस ईयर या करंट ईयर। अब देखना, अगर प्रीवियस ईयर होता तो वो लॉ में स्पेसिफाई किया जाता कि वो प्रीवियस ईयर है। लॉ में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब करंट ईयर में देखना है। लॉ में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब करंट ईयर में देखना है, प्रोपोर्शनेट बेसिस में काउंट करना है डेज को, ठीक है। तो आई बिलीव दैट इज क्लियर। और उसके बाद फाइनली आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। अब ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल भी है, इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो जनरली क्या होता है यार, अगर हम बात करते हैं लिस्टेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में, तो क्या होता है कि जनरली अगेन जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, वहां पब्लिक का स्टेक इन्वॉल्व होता है। तो जब पब्लिक का स्टेक इन्वॉल्व होता है, तो अगर कोई फ्रॉड वगैरह होता है, तो उससे ना केवल कंपनी हिलती है, पूरी इकोनॉमी हिल जाती है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट लाया गया है। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि डायरेक्टर्स का कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता, किसी भी अनपढ़ गवार व्यक्ति को आप डायरेक्टर बना सकते हो, और नॉर्मली एक ही फैमिली के सारे लोग कंपनी के बीओडीज में डायरेक्टर्स होते हैं। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि एक ऐसा बंदा जो इंटीग्रिटी वाला हो, जिसको अच्छी नॉलेज हो, जो बिल्कुल हर मायने में इंडिपेंडेंट हो। वैसे लोग अगर कंपनी में रहेंगे तो कंपनी का कुछ भला होगा। तो दैट इज वाई कहा गया है कि हर एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से 1/3 इंडिपेंडेंट हो। बहुत बड़ी बात है सर। बोला गया है कि हर एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी को ऐसा कहा गया है कि 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में 1/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए। यानी अगर टोटल डायरेक्टर्स 15 हैं, तो 1/3 यानी 5 इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और वो भी जब आप सेबी लॉटर रेगुलेशंस पढ़ोगे, तो सेबी लॉटर रेगुलेशंस में कहानी और भी स्ट्रिंजेंट कर दी गई है लिस्टेड कंपनीज के लिए। और फिर कहा गया है
कि अगर पब्लिक कंपनीज की बात करें, अगेन ये कॉन्सेप्ट प्राइवेट कंपनीज में नहीं लगता, वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, प्राइवेट कंपनीज में नहीं लगता। और साथ ही साथ ये भी याद रख लेना, नॉर्मली सेक्शन 8 कंपनीज में भी नहीं लगता। तो नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट प्राइवेट कंपनीज में नहीं लगते, सेक्शन 8 कंपनीज में नहीं लगते हैं, वुमेन डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो हर एक पब्लिक कंपनी, अब बोला गया है जो भी टॉप पब्लिक कंपनी है, क्या बोला गया है, जो भी टॉप एकदम बड़ी वाली पब्लिक कंपनी है, दैट इज टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, पेड अप शेयर कैपिटल। टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, पेड अप शेयर कैपिटल। तो टर्नओवर, अगर कोई भी पब्लिक कंपनी है जिसका टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ रुपीस है, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स जहां पे ग्रेटर देन 50 करोड़ रुपीस है, बी वेरी केयरफुल, ग्रेटर देन 50 करोड़ रुपीस है, या फिर पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़ रुपीस है, तो इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो बोला गया कि अगर एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर एक पब्लिक कंपनी है जिसका टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ है, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स ग्रेटर देन 50 करोड़ है, या पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़ है, इन दैट वेरी सिनेरियो इनको भी एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स क्या करने होंगे सर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स 2 अपॉइंट करके रखने होंगे। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है कि दिस रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स is not applicable to unlisted companies which are joint ventures, wholly owned subsidiaries and dormant companies। तो नॉर्मली बोला गया है कि हर एक लिस्टेड कंपनी 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और उसके बाद बोला गया है कि भाई जो बाकी पब्लिक कंपनीज हैं जो टॉप क्राइटेरिया में फुलफिल बैठती हैं, तो उनके केस में 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। लेकिन ये जो 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, ये अनलिस्टेड कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है, जो कि जॉइंट वेंचर हैं, होली ओन्ड सब्सिडरीज हैं, या फिर डोरमेंट कंपनीज हैं। उसके बाद कहा गया है अगर कोई भी वैकेंसी राइज होती है इन द ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो अगेन द क्राइटेरिया इज सेम एज वुमेन डायरेक्टर। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर। क्या कहा गया है? नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर, तो सेम है। टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है उसका टेन्योर क्या रहेगा? तो देखो यहाँ पे जो नॉर्मल डायरेक्टर अपॉइंट होता है ना, नॉर्मल डायरेक्टर जो अपॉइंट होता है जिसको कोई टैग नहीं दिया जाता कि भाई ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो जो नॉर्मल डायरेक्टर अपॉइंट होता है उसका अपॉइंटमेंट ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके होता है। वहां क्या सिस्टम चलता है कि परमानेंट कैटेगरी में डाल दो या रोटेशनल कैटेगरी में डाल दो, ऐसा कुछ टेन्योर नहीं होता। लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी के डायरेक्टर्स होते हैं जिनका टेन्योर फिक्स्ड होता है, जैसे कंपनी का एमडी, कंपनी का मैनेजर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इन लोगों का टेन्योर फिक्स्ड होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो इतना स्पेशल है कि बोला गया कि रोटेशनल कैटेगरी में भी आप इसको नहीं डाल सकते। हालांकि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में काउंट करते हो, लेकिन जब रोटेशन की बात आती है तो उसे एक्सक्लूड कर देते हो। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो इतना स्पेशल है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी टेन्योर फिक्स किया गया 5 इयर्स। क्या फिक्स किया गया? 5 इयर्स। बोले अपॉइंटमेंट कैसे होगा? बोले अपॉइंटमेंट वही ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके, जनरल मीटिंग के अंदर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जा सकता है। बट टेन्योर कितना होगा? 5 इयर्स। टेन्योर कितना होगा? 5 इयर्स। ठीक है, फिर सवाल उठता सर 5 साल खत्म हो गया, तो 5 साल जब खत्म हो गया तो क्या दूसरी बार इनको अपॉइंट किया जा सकता है? क्या सब्सिक्वेंटली इनको अपॉइंट किया जा सकता है? बोला दूसरी बार भी अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन दूसरी बार अपॉइंट कर रहे हो तो थोड़ा खास है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यानी वो जिसका कंपनी से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, और आप उस बंदे को 5 साल के बाद दोबारा अपॉइंट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज हो गया हो कुछ। तो वहां पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के बदले क्या है? स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। तो पहली बार जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करोगे तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके अपॉइंट करोगे 5 साल के लिए, लेकिन जब दूसरी बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करोगे तब स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। पहली बार ओआर, दूसरी बार एसआर, पहली बार ओआर, दूसरी बार एसआर। और फिर बोला गया कि जब 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो गया, जब 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो गया, ऑलरेडी 10 साल के लिए अपॉइंटमेंट हो चुका है, उसके बाद आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को 3rd कॉन्सेक्यूटिव टर्म के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते हो। चाहे आप एसआर पास कर लें, कुछ भी कर लें, सीजी अप्रूवल ले लें, कुछ भी कर लें, आप 3rd कॉन्सेक्यूटिव टर्म के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते हो। 2 बार अगर आपने कंसेक्यूटिवली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लिया है तो 3 साल के लिए क्या लग जाएगा? कूलिंग ऑफ पीरियड लग जाएगा। 3 साल के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड लग जाएगा, तो 3 साल 11th ईयर, 12th ईयर, 13th ईयर वो बंदा कंपनी के अंदर ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैपेसिटी में अपॉइंट हो सकता है, ना किसी और कैपेसिटी में अपॉइंट हो सकता है, ना डायरेक्टली अपॉइंट हो सकता है, ना इनडायरेक्टली अपॉइंट हो सकता है, ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैपेसिटी में अपॉइंट हो सकता है, ना किसी और कैपेसिटी में अपॉइंट हो सकता है। अब यहां पे सोचने वाली बात एक और है। सोचने वाली बात क्या है? अगर अपन सेक्शन 149 को कोरिलेट करें 169 के साथ, तो सेक्शन 169 बात करता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, जहां कहा गया है कि डायरेक्टर्स को रिमूव किया जा सकता है बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। लॉजिक सिंपल है, अपॉइंटमेंट ओआर से हुआ था, रिमूवल भी एसआर से हुआ।
लेकिन अब यहां पे एक बात आती है कि जब आपने इंडिपेंडेंट एक्टर्स को पहली बार अपॉइंट किया था तो ओआर पास करके अपॉइंट किया था, तब आप एसआर से रिमूव कर रहे हो तो लॉजिकल है। लेकिन जिस इंडिपेंडेंट एक्टर को आपने सेकंड टाइम अपॉइंट किया है बाय पासिंग एसआर, उसको अगर आप ओआर से रिमूव कर दोगे तो क्या लॉजिकल होगा? नहीं होगा। तो एक और चीज ध्यान रखनी है कि इंडिपेंडेंट एक्टर जिसको सेकंड टर्म के लिए अपॉइंट किया गया था बाय पासिंग एसआर, उसका रिमूवल भी एसआर पास करके ही हो सकता है आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। राइट। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट एक्टर के फॉर्म में अपॉइंट होता है, जब भी एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट एक्टर के फॉर्म में अपॉइंट होता है, तो उसको एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करनी होती है। उसको एक तो क्या करना पड़ता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करनी होती है। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 149 सबसेक्शन 6 में दिया हुआ है। और साथ ही साथ उसको एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस देना होता है। साथ ही साथ क्या करना पड़ता है? उसको एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस देना होता है। और ये जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस उसको 149 सबसेक्शन 7 के हिसाब से देना पड़ता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 149 सबसेक्शन 6 के हिसाब से फुलफिल करनी होती है और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 149 सबसेक्शन 7 के हिसाब से उस बंदे को देना होता है। इंडिपेंडेंट एक्टर टोटल नंबर ऑफ एक्टर्स में काउंट होता है, बट रोटेशन के पर्पज के लिए काउंट नहीं होता है। इंडिपेंडेंट एक्टर के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए कहा गया है कि इंडिपेंडेंट एक्टर को किसी प्रकार का रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। हालांकि उसको सिटिंग फीस या प्रॉफिट रिलेटेड कमीशंस मिल सकता है, उसको किसी प्रकार का रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, कोई स्टॉक ऑप्शन में उसका इंटाइटलमेंट नहीं होगा, बट सिटिंग फीस, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशंस वगैरह उसे मिल सकता है। 149 सबसेक्शन 6 के अंदर रिक्वायरमेंट्स दी हैं इंडिपेंडेंट एक्टर्स के लिए। बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, ढेर सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। फिलहाल इन रिक्वायरमेंट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। एक एमसीए नोटिफिकेशन का ध्यान रखिएगा आप कि वुमेन डायरेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 8 कंपनीज में नहीं लगता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 149 बहुत ही भेदभाव वाला सेक्शन है। आप देखो, पहले जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर का पॉइंट था वो सेक्शन 8 कंपनीज में नहीं लगता, वो गवर्नमेंट कंपनीज में नहीं लगता। उसके बाद आप देखो कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है, जो वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है, अब उसके लिए मना कर दिया कि वो सेक्शन 8 कंपनीज में नहीं लगता। किस में नहीं लगता? सेक्शन 8 कंपनीज में नहीं लगता, हालांकि गवर्नमेंट कंपनीज में लगता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी में भी नहीं लगेगा, गवर्नमेंट कंपनी में भी नहीं लगेगा, लेकिन जो इंडिपेंडेंट एक्टर और वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है ये सेक्शन 8 कंपनी में नहीं लगेगा, बट गवर्नमेंट कंपनी में लगेगा। राइट। और 161 और साथ ही साथ हमने 152 की भी एप्लीकेबिलिटी डिस्कस करी थी। सेक्शन 150 के अंदर कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक डाटा बैंक अपॉइंट कर सकती है टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, छोड़ रहा हूं फिलहाल। सेक्शन 151, इसका भी 149 के साथ एक अच्छा खासा कोरिलेशन है, इसलिए अपन इसको साथ में डिस्कस कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, जिसको कहा जाता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। तो सेक्शन 151 इज अगेन रेड विद कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। राइट। हालांकि आप किसी भी सेक्शन के लिए प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हो एज पर द रेलेवेंट सेक्शन नंबर ऑफ चैप्टर नंबर 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स 2014। तो ये प्रेजेंटेशन आप कहीं भी यूज कर सकते हो। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो स्मॉल शेयर होल्डर क्या होता है, कौन होता है? स्मॉल शेयर होल्डर यानी वो बंदा जिसकी होल्डिंग कंपनी के अंदर 20,000 रुपए से कम होती है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ होल्डिंग 20,000 रुपए से कम होती है। अब स्मॉल शेयर होल्डर्स के मन में डर होता है कि क्योंकि मैं स्मॉल शेयर होल्डर हूं मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। सो दैट इज वाई लिस्टेड कंपनीज के केस में लॉ मेकर ऑप्शन देता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को कि आप एप्लीकेशन दे सकते हो लिस्टेड कंपनीज को कि हम चाहते हैं कि आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करें। हम एक व्यक्ति का नाम रिकमेंड करते हैं आपको और आप उस व्यक्ति को डायरेक्टर अपॉइंट कर दीजिए ताकि हमें अपनी सेफ्टी रहे। तो रिक्वायरमेंट क्या है? बोला गया है लिस्टेड कंपनी या तो सुओ मोटो अपनी मर्जी से स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है। क्या बोला गया है? कि लिस्टेड कंपनी सुओ मोटो अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है, या फिर एटलीस्ट अगर 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन देते हैं, अगर 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन देते हैं, या फिर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स स्मॉल शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन देते हैं। तो if the application is given by at least 1000 small shareholders or 1/10 of the total number of small shareholders whichever is less, right, in that situation listed company small shareholder director अपॉइंट कर सकती है या सुओ मोटो बेसिस में भी अपॉइंट कर सकती है। हालांकि यहां पे वर्ड में यूज क्यों किया है आज तक मुझे समझ नहीं आया। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि 1000 लोग एप्लीकेशन दें या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लिस्ट एप्लीकेशन दें, उसके बाद कह रहे हो कि लिस्टेड कंपनी चाहे तो अपॉइंट कर सकती है। व्हाट्स द बुलशिट यार। इससे अच्छा लिख देते कि लिस्टेड कंपनीज शैल अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स इन सच ए केस, लॉजिकल होता।
या फिर अपने सुओ मोटो तो दिया ही था, तो अगर आपने सुओ मोटो दिया ही था तो यहां पे मे लगाने का क्या मतलब था? एनीवेज उसके बाद बोला गया है कि जिस बंदे का रिकमेंडेशन दिया जाएगा कि हम इसे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए 14 डेज नोटिस चाहिएगा, 14 डे का नोटिस देना पड़ेगा और उसका डिटेल्स वगैरह स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उस प्रपोज डायरेक्टर का कंसेंट भी चाहिएगा। फिर बोला गया है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का जो मैक्सिमम टेन्योर होगा 3 साल का होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर कितना था? 5 साल। फिर रीअपॉइंट हो सकता था फॉर 5 साल, फिर 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड। लेकिन एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का जो मैक्सिमम टेन्योर है वो 3 साल का होगा और 3 साल के बाद वो जीवन में कभी भी 3 साल के बाद वो जीवन में कभी भी उस कंपनी का स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बन सकता। ध्यान से सुनना, 3 साल एक व्यक्ति अगर एक कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनता है तो वो मैक्सिमम 3 साल के लिए बनेगा। 3 साल के बाद उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है फॉर 3 years इन एनी अदर कैपेसिटी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो पहले वो 3 साल के लिए जब बनता है एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, फिर 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड लग जाएगा। जब 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो व्यक्ति अपॉइंट हो सकता है इन द कंपनी इन सम अदर कैपेसिटी बट नॉट एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि सवाल ये उठता है कि जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, इज इट मैंडेटरी फॉर हिम टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉट? इज इट मैंडेटरी फॉर हिम टू बी ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉट? अगर आप लिटरल रीडिंग करोगे लॉ का, लिटरल इंटरप्रिटेशन फॉलो करोगे, लिटरल रीडिंग करोगे, तो ये समझ में आता है कि अगर वो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देता है तो आप उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकते हो। राइट, ये लिटरल रीडिंग बताता है हमें। लेकिन आईसीआई ने जो व्यू लिया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो व्यू लिया है कि अगर एक व्यक्ति को आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाते हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो 149 सब सेक्शन 6 के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दी हैं टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो भी फुलफिल करनी होगी और उस व्यक्ति को भी इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन देना होगा 149 सब सेक्शन 7 के हिसाब से, तब जाकर आप उसे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बना सकते हो। तो हम क्या करेंगे सर, आईसीआई का व्यू लेंगे कि यस टू बी अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इट इज मैंडेटरी टू बी ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो मेरे रेगुलर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, फास्ट ट्रैक के स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने क्लासेस के अंदर बोल रखा है कि भाई मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज दैट इज द लिटरल व्यू। बट आईसीआई ने जो अपना व्यू दिया है वो कॉन्ट्ररी दिया है, इसलिए मैं भी क्या कर रहा हूं, अपने व्यू को चेंज कर रहा हूं। उसके बाद बोला गया है कि जो भी डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस हैं जो सेक्शन 164 में दिया गया है वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स के ऊपर भी लगेगा। आखिरकार वो भी डायरेक्टर है, तो जो डिस्क्वालिफिकेशन के रिक्वायरमेंट्स हैं वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स के ऊपर भी लगने वाला है। एज सच 151 में कोई एक्सक्लूजन की बात ही नहीं है, लिस्टेड कंपनीज के ऊपर कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है और किसी में एप्लीकेबल नहीं है। राइट, तो साथ साथ एप्लीकेबिलिटी को ध्यान रखते रहना मन के अंदर, बिकॉज एप्लीकेबिलिटी याद नहीं रहेगा तो फंस जाओगे कहीं ना कहीं। तो साथ साथ क्या करते रहना, एप्लीकेबिलिटी को मन में सेट करते रहना। तो हमने फिलहाल क्या किया है, वी हैव डिस्कस्ड सेक्शन 161, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द सेक्शंस फ्रॉम 149 टू 159, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड ऑल द सेक्शंस फ्रॉम 149 टू 159। खाली एक चीज हमने डिस्कस नहीं किया है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट टू बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, खाली वो वाला पॉइंट डिस्कस नहीं किया है, बाकी हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। उसके बाद अब आते हैं सेक्शन 160 के अंदर, 162 के अंदर छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं। सेक्शन 160 क्या कहता है? सेक्शन 160 कहता है, देखो भाई सिंपल सी चीज है, अगर आप कंपनी में डायरेक्टर बन रहे हो तो दो सिचुएशंस होंगी, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपका रिकमेंडेशन दिया होगा, आपके बारे में प्रपोजल दिया होगा कि भाई हम इस बंदे को डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, तो या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने या फिर नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी ने आपका रिकमेंडेशन फॉरवर्ड किया होगा कि हम फलाने बंदे को डायरेक्टर बनाना चाहते हैं बिकॉज हमें लगता है कि भाई वो क्वालिफाइड है। या दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप खुद किसी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपका नाम रिकमेंड नहीं किया, आप खुद बनना चाहते हो। तो देखो एक सिंपल सी चीज है यार, हर किसी को तो हम इंटरटेन नहीं कर सकते कि आओ इलेक्शन लड़ लो टू बी अ डायरेक्टर, वहां पे गाजर मूली की फैक्ट्री तो लग नहीं रही। सो लॉ मेकर ने क्या बोला है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एनआरसी आपका रिकमेंडेशन दे रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एनआरसी ने आपका रिकमेंड दिया है, आपके नाम का रिकमेंडेशन दिया है टू बी अ डायरेक्टर, तो एज सच आपको कोई डिपॉजिट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेंट दे देना। लेकिन अगर आप खुद अपनी मर्जी से विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ बीओडी, विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ एनआरसी, अगर आप चाहते हो कि आपको इलेक्शन में खड़ा होना है टू बी डायरेक्टर, तो आपको एक तो जनरल मीटिंग से 14 दिन पहले, आपको एक तो जनरल मीटिंग के 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा,
और लाख रुपए का डिपॉजिट देना पड़ेगा, 1 लाख रुपीस का डिपॉजिट देना पड़ेगा। और अगर इलेक्शन के अंदर आपको 25% वोट भी नहीं मिलता है, अगर इलेक्शन के अंदर आपको 25% वोट भी नहीं मिलता है, तो आपने जो 1 लाख रुपए का डिपॉजिट दिया है वो फॉरफिट हो जाएगा। तो लॉजिक सिंपल है कि अनवांटेड जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन के लिए खड़े ना हो। तो अगर आपका नाम बीओडी ने, एनआरसी ने रिकमेंड नहीं किया है, तो आपको लाख रुपए का डिपॉजिट देना पड़ेगा, तभी आप इलेक्शन में लड़ सकते हो टू बी ए डायरेक्टर। और 25% वोट आपको नहीं मिलेगा तो वो जो 1 लाख रुपए का डिपॉजिट अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगा। लेकिन यहां पे कुछ एग्जाम्पशंस हैं। एग्जाम्पशन क्या है कि एक तो अगर आपका अपॉइंटमेंट एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर आपका अपॉइंटमेंट एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो रहा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, एनआरसी ने जाके आपके सामने हाथ जोड़े होंगे कि भैया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बन जाएं, बिकॉज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ढूंढना इतनी आसान बात नहीं है। तो इन दैट सिचुएशन आपको डिपॉजिट देने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ अगर आपका नाम एनआरसी ने या बीओडी ने रिकमेंड किया है, तब भी आपको लाख रुपए का डिपॉजिट देने का कोई जरूरत नहीं है। और निधि कंपनीज को यहां पे एक रिलैक्सेशन दिया गया है कि निधि कंपनीज को सिर्फ 10,000 रुपए का डिपॉजिट ही देना है, 1 लाख रुपए का डिपॉजिट नहीं देना है, राइट। और यहां पे एक एमसी नोटिफिकेशन है कि ये जो रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपए का डिपॉजिट का, ये प्राइवेट कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है, 100% गवर्नमेंट कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 8 कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है। 100% गवर्नमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें 100% स्टेक गवर्नमेंट का है, तो उन कंपनीज के ऊपर ये लाख रुपए के डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 8 कंपनीज की एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबिलिटी को रिपीट करते रहो साथ साथ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि एप्लीकेबिलिटी परेशान करता है। तो सेक्शन 161 सारी कैटेगरीज में एप्लीकेबल था, 152 सारी कैटेगरीज में एप्लीकेबल था, लेकिन रोटेशन के अंदर पब्लिक कंपनीज को एप्लीकेबल था, गवर्नमेंट कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं था। 149 में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट जो था वो सेक्शन 8 कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं था, गवर्नमेंट कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं था। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है और जो वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 8 कंपनी को एप्लीकेबल नहीं था, और वो प्राइवेट कंपनीज को भी एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन रीजन अलग अलग थे। प्राइवेट कंपनीज को एप्लीकेबल क्यों नहीं था? बिकॉज सेक्शन में ही प्राइवेट कंपनी का नाम नहीं लिखा है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल क्यों नहीं था? बिकॉज उसके लिए एमसी नोटिफिकेशन आया था। और उसके बाद जो डिपॉजिट का रिक्वायरमेंट है वो फिर से किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? प्राइवेट कंपनीज, बिकॉज प्राइवेट कंपनीज की मर्जी है ना वो किसको अपॉइंट करें, तो प्राइवेट कंपनी डिसाइड करेगी। 100% गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। उसके बाद आते हैं सेक्शन 162 पे। अब सेक्शन 162 क्या कहता है? व्हाट डज सेक्शन 162 सेज? मान लीजिए एक कंपनी मल्टीपल डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रही है। अब ऑब्वियसली एक कंपनी में एक डायरेक्टर तो है नहीं, मल्टीपल डायरेक्टर्स हैं, 5, 6, 7, 10, 12, 15 कुछ भी हो सकता है। तो अगर एक कंपनी यहां पे मल्टीपल डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है, अगर एक कंपनी यहां पे मल्टीपल डायरेक्टर्स को अपॉइंट करती है, इन दैट वेरी सिचुएशन क्वेश्चन ये उठता है कि हर बंदे को अपॉइंट करने के लिए ओआर चाहिए या फिर एक रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा? आप हर व्यक्ति को अपॉइंट करने के लिए अलग अलग रिजोल्यूशन पास करोगे या एक रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा? तो यहां पे दोनों चीजों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप हर बंदे के लिए अलग अलग रिजोल्यूशन पास करते हो तो प्रोसीजरल हो जाता है, और अगर आप एक ही रिजोल्यूशन में मल्टीपल डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर लेते हो तो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। हो सकता है कि एक रतन टाटा जैसा व्यक्ति हो, एक दूसरा एक टेररिस्ट आदमी हो। तो यहां पे क्या रास्ता निकाला जाए? तो यहां पे बोला गया भैया नॉर्मल रिक्वायरमेंट तो यही है कि जितने डायरेक्टर्स अपॉइंट करोगे हर किसी को अपॉइंट करने के लिए आपको अलग अलग रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू एनीथिंग, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो हर किसी इंडिविजुअल डायरेक्टर को अपॉइंट करोगे तो अलग अलग रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अगर आप जनरल मीटिंग के अंदर पहले एक यूनानिमस रिजोल्यूशन पास कर लेते हो, अगर जनरल मीटिंग के अंदर आप एक यूनानिमस रिजोल्यूशन पास कर लेते हो, मतलब बता देते हो मेंबर्स को कि देखो दिस 10 डायरेक्टर्स वी वांट टू अपॉइंट अगेन, और वो एक यूनानिमस कंसेंट दे देते हैं कि यस वी वांट ऑल द डायरेक्टर्स टू गेट अपॉइंटेड, सो इन दैट सिचुएशन यू मे अपॉइंट ऑल द डायरेक्टर्स बाय पासिंग ए सिंगल रिजोल्यूशन। तो अगर आप जनरल मीटिंग में यूनानिमस रिजोल्यूशन पास कर देते हो तब आप एक सिंगल रिजोल्यूशन से सारे डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो, वरना हर डायरेक्टर के लिए आपको अलग अलग रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन ये रिक्वायरमेंट फिर से प्राइवेट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज प्राइवेट कंपनीज के ऊपर अपने अलग लॉज एप्लीकेबल हैं। प्राइवेट कंपनीज अपने हिसाब से अब वहां पे क्या कर सकती है? अपॉइंटमेंट के काम कर सकती है। तो सेक्शन 162 भी किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है सर? प्राइवेट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये क्या हो गया? सेक्शन 162। उसके बाद आता है सेक्शन 163। दैट इज डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो अब देखना, अगर हम यहां पे बात करते हैं डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, बिकॉज दैट इज अ साइंटिफिक वोटिंग टेक्निक। आप ये याद रख लो कि दैट इज अ साइंटिफिक वोटिंग टेक्निक
जहां पे क्यूमुलेटिव वोटिंग यूज होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट टेक्निक यूज होती है, अलग अलग टेक्निक्स यूज होते हैं। ज्यादातर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का टेक्निक यूज होता है। अब कंपनी चाहे तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज कर सकती है कि हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड यूज करेंगे टू अपॉइंटेड डायरेक्टर्स, राइट। अब अगर कंपनी ऐसा डिसीजन लेती है कि हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड यूज करेंगे, तो कंपनी को एटलीस्ट 2/3 ऑफ इट्स डायरेक्टर्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मेथड से अपॉइंट करना होगा। अगर कंपनी ऐसा डिसीजन लेती है कि हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड यूज करेंगे, तो कंपनी को एटलीस्ट 2/3 ऑफ डायरेक्टर्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। और ये चीज आप ध्यान रखना कि जिस डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हो रहा है, जिस डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट यहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करके हो रहा है, तो उन डायरेक्टर्स को सेक्शन 169 के अंदर रिमूव नहीं किया जा सकता है। क्या याद रखोगे आप कि उन डायरेक्टर्स को सेक्शन 169 के अंदर रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो सेक्शन 163 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन ज्यादा डिस्कस भी नहीं कर रहे हम लोग। उसके बाद देखना अब जो लास्ट पार्ट है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेक्शन 164, दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। 164 के साथ ही कोरिलेटेड है। 167 वैकेशन ऑफ डायरेक्टर, देन वी हैव 168 रेजिग्नेशन, वी हैव 169 रिमूवल। याद रखना ये ब्लॉक ऑफ सेक्शंस ऐसे हैं कि आप हमेशा इससे साथ पढ़ोगे। सेक्शन 164, 165, 167 हमेशा साथ पढ़ने वाले हो। सेक्शन 168, 169 हमेशा क्या करने वाले हो, साथ में पढ़ने वाले हो। दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड वैकेशन। लेट अस सी द रिक्वायरमेंट्स। तो देखना सेक्शन 164 दैट इज टॉकिंग अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। 164 के अंदर दो सबसेक्शन है, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, राइट। तो सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 2 है। सबसेक्शन 1 के अंदर वो सारे ग्राउंड्स कवर्ड है जहां डायरेक्टर ने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में डिफॉल्ट किया है, और सबसेक्शन 2 में वो ग्राउंड्स कवर्ड है जहां कंपनी ने डिफॉल्ट किया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिएगा सबसेक्शन 1 के अंदर क्लॉज ए से लेके क्लॉज आई तक कवर्ड है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। अब आप एक चीज ध्यान रखोगे कि 164 के अंदर सबसेक्शन 1 के अंदर, जैसे मैंने बताया था डिवाइड एंड रूल फॉर्मूला, तो क्लॉज ए बी सी एंड एच, इसको आप हमेशा साथ में पढ़ने वाले हो। ए बी सी एच, ये चार क्लॉजेस साथ में पढ़ने वाले हो, यूनिवर्सल क्लॉजेस हैं। क्लॉज डी ई एफ, ये तीन को साथ में पढ़ने वाले हो बिकॉज तीनों के तीनों कन्विक्शन रिलेटेड है, राइट। तीनों के तीनों कन्विक्शन रिलेटेड है। और फिर नॉट डी ई एफ, एक्चुअली ये जो क्लॉजेस हैं कौन से हैं, डी ई एंड जी, डी ई एंड जी। तो क्लॉजेस जो डी ई एंड जी हैं ये आप साथ में पढ़ने वाले हो, दैट इज कन्विक्शन रिलेटेड है। फिर क्लॉज एफ और क्लॉज आई आप अलग से पढ़ने वाले हो, बिकॉज एफ अपने आप में एक यूनिक क्लॉज है, अलग ही क्लॉज है, और आई जो है वो नया इंसर्ट हुआ है जिसका कोरिलेशन सेक्शन 165 के साथ है। सो दैट इज वाई आप ये अलग से पढ़ने वाले हो। तो ए बी सी एच अलग से पढ़ोगे, डी ई जी अलग से पढ़ोगे, एफ अलग से पढ़ोगे, आई अलग से पढ़ोगे। जिसके अंदर आपको कुछ सबसेक्शन याद रहे या ना रहे, मैं एक चीज एडवाइस करूंगा कि 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई जरूर याद रख लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ए बी सी एच, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो क्लॉज ए क्या कहता है, क्लॉज ए कहता है कि अगर कोई बंदा अनसाउंड माइंड का है, पागल हो चुका है, और किसी कोर्ट ने उसे पागल डिक्लेयर किया है, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकेगा। लॉजिकल सी चीज है कि अगर कोई बंदा अनसाउंड माइंड का है, पागल हो चुका है, और किसी कोर्ट ने उसे पागल डिक्लेयर कर दिया है, तो इन दैट सिचुएशन वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकेगा। उसके बाद क्लॉज बी के अंदर कहा गया है कि अगर कोई बंदा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, अगर कोई बंदा क्या है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, तब इन दैट सिचुएशन वो डायरेक्टर नहीं बन सकेगा। और क्लॉज सी के अंदर कहा गया है कि अगर किसी बंदे ने एप्लीकेशन दी है टू बी एडजुडिकेटेड एज ए इंसॉल्वेंट और उसका एप्लीकेशन पेंडिंग है, तब वो डायरेक्टर नहीं बन सकेगा। अब क्लॉज बी एंड सी का कंबाइंड मतलब समझना, क्लॉज बी एंड सी का कंबाइंड मतलब आप ये याद रखोगे कि जिस दिन से एक इंडिविजुअल एप्लीकेशन देगा कि भाई मैं इंसॉल्वेंट हूं, और जिस दिन तक उसकी एप्लीकेशन जिस दिन तक उसका जो इंसॉल्वेंसी का मामला है वो सेटल नहीं हो जाता, उसको डिस्चार्ज नहीं कर दिया जाता अपने इंसॉल्वेंसी से, तब तक वो डिस्क्वालिफाइड रहने वाला है। उसके बाद मैंने आपको कौन सा क्लॉज साथ में पढ़ने के लिए बोला था, क्लॉज एच साथ में पढ़ने के लिए बोला था। तो क्लॉज एच के अंदर बोला है कि अगर किसी बंदे ने डीन नंबर ऑब्टेन नहीं करा है एज पर 152 सबसेक्शन 3, तो वो डायरेक्टर नहीं अपॉइंट हो सकता, और अगर डायरेक्टर था तो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। तो 152 सबसेक्शन 3 कहता था कि एक इंडिविजुअल बिना डीन नंबर के डायरेक्टर नहीं बन सकता, और 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज एच में कहा गया है कि अगर उस डायरेक्टर ने 154 सबसेक्शन 3 के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया है, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। तो ए बी सी एंड एच आप साथ में पढ़ोगे। फिर मैंने आपको बताया कि क्लॉज डी ई एंड जी अपने को साथ में पढ़ना है। तो क्लॉज डी ई एंड जी क्या कहता है, क्लॉज डी के अंदर लिखा गया है
कि अगर किसी बंदे को कन्विक्ट कर दिया गया है बाय ए कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज। मॉरल टर्पिट्यूड मतलब वो ऑफेंस जो समाज की नजरों में गलत है, और अदरवाइज का मतलब यहां पे वो ऑफेंस है जो कंपनीज एक्ट के अंदर कमिट की गई है। तो अगर किसी बंदे को कन्विक्ट कर दिया गया है बाय ए कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस दैट इज इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, तब यहां पे देखना आपको क्या देखना है, यहां पे आपको ये देखना है कि अगर इंप्रिजनमेंट 6 मंथ से कम है, अगर इंप्रिजनमेंट 6 मंथ से कम है तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा। अगर इंप्रिजनमेंट 5 ईयर्स से ज्यादा है, अगर इंप्रिजनमेंट 6 मंथ से ज्यादा है, अगर इंप्रिजनमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मंथ्स है तो यहां पे 5 इयर्स का डिस्क्वालिफिकेशन लगेगा। और प्रोवाइजो में कहा गया है कि अगर यहां पे जो इंप्रिजनमेंट है वो 7 इयर्स से ज्यादा है, कितना है 7 इयर्स से ज्यादा है, तो वो लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। तो यहां पे क्या कहा गया है कि अगर कोई बंदा कन्विक्ट किया गया है फॉर ए ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, तो अगर 6 महीने से कम का कन्विक्शन है, डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। अगर वो 6 महीने से ज्यादा के लिए कन्विक्टेड है तो वो 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। जिस दिन से उसका सेंटेंस एक्सपायर होगा, जिस दिन उसकी सजा खत्म होगी, उसके बाद वो 5 साल काउंट होगा। और उसके बाद कहा गया है कि अगर 7 साल से ज्यादा के लिए कन्विक्टेड है तो वो लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। उसके बाद क्लॉज ई के अंदर बोला गया है कि किसी भी ऑर्डर के द्वारा अगर किसी डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है बाय ए कोर्ट और ट्रिब्यूनल, तो वो जो ऑर्डर होगा वो वैलिड होगा, उसका हम सम्मान करेंगे, वो जो डायरेक्टर है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। और क्लॉज डी के अंदर कहा गया है, जी यानी गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड यानी रिलेटेड पार्टी, तो क्लॉज डी के अंदर कहा गया है कि अगर किसी ने कन्विक्ट किया है, अगर कोई कन्विक्टेड है ऑफ एनी ऑफेंस डीलिंग विथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 188 इन द लास्ट प्रीसीडिंग 5 इयर्स, पिछले 5 सालों में सेक्शन 188 का कॉन्ट्रावेंशन किसने भी किया है तो वो बंदा भी क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। तो सेक्शन 188 पढ़ते वक्त आपको याद रखना है कि ऑल्दो वहां डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं की गई है, बट 164 सबसेक्शन 1 क्लॉज जी के हिसाब से अगर किसी बंदे ने पिछले 5 साल में 188 के प्रोविजन को वायलेट किया है, कन्विक्टेड है वो, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि क्लॉज एफ एंड क्लॉज आई आप अलग से पढ़ोगे। क्लॉज एफ में क्या बोला है, क्लॉज एफ में बोला है कि अगर किसी बंदे ने कॉल मनी पे नहीं किया, वो किसी कंपनी का शेयर लेके रखा है, उस बंदे ने शेयर खरीद के रखा है और उसने कॉल मनी पे नहीं किया, राइट, तो इन दैट सिचुएशन जो भी लास्ट डे फिक्स किया जाएगा फॉर द पेमेंट ऑफ कॉल, कि कंपनी ने वार्न कर दिया, बोला कि भैया 30 जून तक आप कॉल का पेमेंट कर दीजिएगा, लेकिन 30 जून तक भी क्या हुआ कि कॉल का पेमेंट नहीं किया गया, तो उसके बाद 6 महीने तक काउंट कर लीजिए, उसके बाद 6 महीने का टाइम और है। लेकिन इफ 6 मंथ्स हैव elapsed फ्रॉम द लास्ट डे फिक्स्ड फॉर द पेमेंट ऑफ कॉल, तो जिस कंपनी में आपने कॉल मनी पे नहीं की आप वहां पे डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। तो ये क्लॉज खास इसीलिए है बिकॉज डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ उस कंपनी में होगा जिसमें आपने कॉल मनी पे नहीं की है। जिस कंपनी में आपने कॉल मनी पे कर रखा है वहां पे यू कैन कंटिन्यू टू बी अ डायरेक्टर, और जहां आप डिस्क्वालिफाइड हो गए हो, अगर आप वहां पे दोबारा कॉल मनी पे कर दोगे बाद में, तो वहां पे अगेन यू कैन बी अपॉइंटेड टू बी, वहां पे अगेन यू कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। तो आप देखोगे कि ये जो 3 क्लॉजेस हैं ये तीनों कन्विक्शन से रिलेटेड हैं। अब आता है क्लॉज आई। क्लॉज आई क्या कहता है, क्लॉज आई कहता है कि अगर किसी बंदे ने सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की है वो डिस्क्वालिफाइड है। अब 165 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, 165 सबसेक्शन 1 कहता है कि एक बंदा मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, और वो जो 20 कंपनीज उसमें पब्लिक कंपनीज इंक्लूडेड होंगी, प्राइवेट कंपनीज इंक्लूडेड होंगी, ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। तो एक बंदा मैक्सिमम 20 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन सकता है, और लेकिन एक क्लासिफिकेशन है कि इस 20 में से मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज हो सकती हैं, इस 20 में से मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज हो सकती हैं। और ये जो 20 कंपनीज है, इस 20 कंपनीज की सीलिंग में एक तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड नहीं होगा। कौन सी कंपनी इंक्लूड नहीं होगी सर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड नहीं होगा। तो इस 20 कंपनी की सीलिंग में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड नहीं होगा। उसके अलावा डोरमेंट कंपनीज भी शामिल नहीं होंगी। कौन सी कंपनी शामिल नहीं होगी सर, डोरमेंट कंपनीज भी शामिल नहीं होंगी। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड नहीं होंगी, और साथ ही साथ डोरमेंट कंपनीज भी इंक्लूड नहीं होंगी 20 कंपनीज की लिमिट में। फॉरेन कंपनीज भी इंक्लूड नहीं होता, पता है क्यों, बिकॉज मैक्सिमम 20 कंपनीज यूज किया गया है और कंपनी के अंदर फॉरेन कंपनी नहीं आता है। तो 20 की लिमिट में एनपीओ काउंट नहीं होगा, डोरमेंट कंपनीज काउंट नहीं होगा, फॉरेन कंपनी काउंट नहीं होगा। और सेक्शन 164 सब सेक्शन 1 क्लॉज आई में दिया गया है कि अगर आप इससे ज्यादा डायरेक्टरशिप एक्सेप्ट करते हो तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे और आपको अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 167। यानी 164 सब सेक्शन 1 क्लॉज आई, सेक्शन 165 एंड सेक्शन 167 तीनों प्रोविजन साथ में चलने वाले हैं। अगर आपको इस प्रोविजन को डिटेल्ड में पढ़ना है तो मैंने एक अलग से वीडियो दिया हुआ है, इंटरलिंकिंग ऑफ सेक्शन 164, 165, 167। आप उस वीडियो को डिटेल्ड में देख लीजिएगा, बिकॉज यहां मुझे डिटेल्ड में बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 की, तो सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर किसी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स टू द आरओसी, कंपनी ने क्या किया? डिफॉल्ट किया इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर 3 कंटिन्यूअस फाइनेंशियल ईयर्स। तो या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3 साल तक फाइल नहीं करे या फिर एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं करा, दोनों में से कुछ भी नहीं करा, तो जो उस कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। या फिर अगर कंपनी डिपॉजिट्स पे नहीं करती है, या पब्लिक डिपॉजिट जो कंपनी ने लिया है पे नहीं करती है, प्रिंसिपल पे नहीं करती है, या फिर इंटरेस्ट पे नहीं करती है, या डिबेंचर होल्डर्स का जो पैसा रेज किया था रिडम्पशन डेट आ चुका है, डिबेंचर्स का प्रिंसिपल पे नहीं कर रही या इंटरेस्ट पे नहीं कर रही, या फिर कंपनी ने डिविडेंड पे करने का वादा किया था, डिक्लेरेशन दे दिया बट डिविडेंड पे नहीं कर रहा, सो इन दैट सिचुएशन जो ऐसे डिफॉल्टिंग कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे वो भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। लेकिन यहां पे ये ध्यान रखिएगा, डिफॉल्ट में डिपॉजिट्स कवर्ड है, डिपॉजिट का इंटरेस्ट कवर्ड है, डिबेंचर्स कवर्ड है, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट कवर्ड है, राइट। लेकिन यहां पे बैंक्स कवर्ड नहीं है, पीएफआईस कवर्ड नहीं है। तो अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करता है इन द पेमेंट ऑफ लोन टू पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो वहां पे डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड नहीं होगा। ये डिफॉल्ट का प्रोविजन तब एप्लीकेबल है अगर कंपनी डिपॉजिट का पेमेंट नहीं कर रहा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट का पेमेंट नहीं कर रहा, डिबेंचर्स का पेमेंट नहीं कर रहा, डिविडेंड का वादा किया था पेमेंट नहीं कर रहा और 1 साल तक डिफॉल्ट कर रहा है, तब जाके क्या होगा कि कंपनी के डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। अब अगर कंपनी के डायरेक्टर्स यहां पे डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे तो यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि they shall not be eligible to be reappointed as a director of that very company or any other company for a period of 5 years, यानी 5 साल तक ये डिस्क्वालिफिकेशन चलने वाला है, 5 साल तक ये डिस्क्वालिफिकेशन चलने वाला है। तो 164 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए या क्लॉज बी के अंदर अगर कंपनी कॉन्ट्रावेंशन करती है तो डायरेक्टर क्या हो जाएगा? 5 साल के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। 164 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर आपको एक चीज और ध्यान रखना है, 164 सबसेक्शन 2 के अंदर आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि याद करो 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी क्या लिखा था? ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता था कि कहीं डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है अंडर 164 सबसेक्शन 2। तो अगर 164 सबसेक्शन 2 का डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल होता है तो ऑडिटर की रिपोर्टिंग भी आपको ध्यान रखनी होगी एज पर 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी। और साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वैकेशन की रिक्वायरमेंट्स है सेक्शन 167 के अंदर वो एप्लीकेबल हो जाएंगी। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? कि जो वैकेशन की रिक्वायरमेंट्स है सेक्शन 167 के अंदर वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब सेक्शन 167 क्या कहता है? सेक्शन 167 कहता है कि अगर आप सेक्शन 164 के अंदर डिस्क्वालिफाइड हो तो आपको अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, इमीडिएटली वैकेट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो आया था कि जो डिफॉल्टिंग कंपनी है उस पर वैकेट नहीं करना इमीडिएटली, बाकी सारी कंपनीज में वैकेट करना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट आया था ये कि मान लीजिए 5 कंपनीज में डायरेक्टर हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, कंपनी ई। अब कंपनी ये डिफॉल्ट करती है इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स। कंपनी बी, सी, डी, ई में डिफॉल्ट नहीं है। अब 164 सबसेक्शन 2 के हिसाब से जो डायरेक्टर है वो 5 कंपनी में डिस्क्वालिफाइड है, कंपनी ए में भी डिस्क्वालिफाइड है, कंपनी बी, सी, डी, ई में भी डिस्क्वालिफाइड है, राइट। ऑल्दो डिफॉल्ट कंपनी ए ने किया है। अब सेक्शन 167 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में लिखा गया है कि वो बंदा कंपनी बी, सी, डी और ई में इमीडिएटली वैकेट कर देगा अपना ऑफिस, लेकिन जो कंपनी ए है जो डिफॉल्टिंग कंपनी है उसमें इमीडिएटली वैकेट नहीं करेगा। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि भाई जो डिफॉल्टिंग कंपनी है अगर वहां आपने डायरेक्टर्स को वैकेट करवा दिया तो सारे के सारे डायरेक्टर्स से वैकेट कर देंगे, कंपनी में कोई बचेगा ही नहीं। इसलिए उसको बाकी कंपनीज में वैकेट करने के लिए इमीडिएटली बोला है, लेकिन जो डिफॉल्टिंग कंपनी है बोला है कि उसमें इमीडिएटली वैकेट करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा सेक्शन 167 के अंदर आपको ध्यान रखना है कि अगर एक बंदा 12 महीने तक बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करता तब वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि अगर एक बंदा सेक्शन 184 को कॉन्ट्रावीन करता है, दैट इज अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज नहीं करता, राइट, तो वहां भी वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। कि अगर वो बोर्ड मीटिंग चालू होने से पहले अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज नहीं करता वहां भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने उससे कन्विक्ट किया है तब वहां भी वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, उसको अपना ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। तो अगर डिस्क्लोज नहीं किया तब भी ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा 184 के हिसाब से। अगर 164 के हिसाब से डिस्क्वालिफाइड हो गया तब भी ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। 12 महीने तक मीटिंग अटेंड नहीं करी तब भी ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, राइट। फिर बोला गया कि अगर कन्विक्टेड है बाय ए कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस तो वहां भी उसको क्या करना पड़ेगा? ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा दैट विल बी ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन इफ फर्दर अपील इज नॉट मेड। अब देखना यहां पे शायद आपका पॉइंट क्लियर ना हो, यहां पे शायद आपका पॉइंट क्लियर ना हो बिकॉज डिटेल्ड इलाबोरेशन की जरूरत है। तो डिटेल्ड इलाबोरेशन यहां पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के अंदर वीडियो बनाया हुआ है कॉमन क्वायरीज फॉर डायरेक्टर्स। तो कॉमन क्वायरीज फॉर डायरेक्टर्स वाला वीडियो देखोगे लॉ की पाठशाला के ब्रांड के अंदर, तो कॉमन क्वायरीज फॉर डायरेक्टर्स में मैंने ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रखा है। तो
अगर आपको डिटेल्ड में चाहिए तो 164, 165, 167 के इंटरलिंकिंग के लिए आप मेरा अलग से वीडियो है 10 मिनट का, रेफर कर लोगे और इस पार्टिकुलर पॉइंट के लिए लॉ की पाठशाला वाला वीडियो रेफर कर लोगे। उसके बाद आता है सेक्शन 168 दैट इज रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर एंड 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। तो क्या एक इंडिविजुअल अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर सकता है? क्या एक बंदा रिजाइन कर सकता है? द आंसर इज यस, एक बंदा ऑब्वियसली रिजाइन कर सकता है, लेकिन वो क्या टेलीफोन करके रिजाइन करेगा? हेलो 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 कंपनी, मैं रिजाइन कर रहा हूं, कल से नहीं आ रहा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। उसको अपना रेजिग्नेशन का नोटिस राइटिंग में देना पड़ेगा। उस इंडिविजुअल को अपना रेजिग्नेशन का कॉपीज क्या करना पड़ेगा? राइटिंग में देना पड़ेगा। तो अब कहा गया है कि यहां पे कंपनी क्या करेगा? अपने रेजिग्नेशन के बारे में बोर्ड को इंटीमेट कर देगा। कंपनी अपने डायरेक्टर जो है अपने रेजिग्नेशन के बारे में बोर्ड को इंटीमेट कर देगा। अब उसके बाद फर्दर कहा गया है कि बोर्ड उसके रेजिग्नेशन के बारे में, कंपनी उसके रेजिग्नेशन के बारे में आरओसी को इंटीमेट कर देगा 30 डेज के अंदर। कंपनी उसके रेजिग्नेशन के बारे में आरओसी को इंटीमेट कर देगा 30 डेज के अंदर DIR 12 के अंदर। और फिर कहा गया है कि डायरेक्टर चाहे तो आरओसी को इंटीमेट कर सकता है अपने रेजिग्नेशन के बारे में DIR 11 के अंदर। तो ध्यान रखना, यहां पे बोला है कि जो इंडिविजुअल है वो एक तो कंपनी को इंटीमेट करेगा, दूसरा किसको इंटीमेट करेगा? आरओसी को इंटीमेट करेगा। लेकिन उस इंडिविजुअल के लिए कंपनी को इंटीमेट करना मैंडेटरी है कि उसको इंटीमेट करना पड़ेगा कि आई एम रिजाइनिंग, और आरओसी को इंटीमेट करना उसके लिए ऑप्शनल है। आरओसी को इंटीमेट करना उसके लिए ऑप्शनल है, वो चाहे तो इंटीमेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, जो फॉर्म DIR 11 के अंदर है। उसके बाद कंपनी के लिए फिर से कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को डायरेक्टर के रेजिग्नेशन के बारे में आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। अब कंपनी के लिए ये जो इंटीमेशन है ये फिर से मैंडेटरी है। कंपनी के लिए ये जो इंटीमेशन है ये फिर से क्या है सर? मैंडेटरी है। तो बोला गया है द डायरेक्टर मे फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन विद इन 30 डेज विद रीजंस टू आरओसी इन DIR 11। कंपनी शैल इंटीमेट द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज इन DIR 12। अब ये रेजिग्नेशन जो डायरेक्टर का है ये कब से वैलिड होगा? द रेजिग्नेशन शैल टेक प्लेस फ्रॉम द डेट on which the notice is received by the company or the date specified in the notice whichever is later। इसका लॉजिक जो है वो मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है प्रॉपर्ली कि जो रेजिग्नेशन ऑफ द डायरेक्टर है वो कौन से डेट से इफेक्टिव होगा? फ्रॉम द डेट जिस दिन नोटिस मिला कंपनी को, या फिर जो डेट नोटिस में स्पेसिफाई की गई है whichever is later, जो डेट भी बाद में आता है उस दिन से ये जो रेजिग्नेशन है वो वैलिड होगा। लेकिन अगर डायरेक्टर रेजिग्नेशन दे देता है, सबमिट कर देता है, उसके बाद भी वो जो भी ऑफेंसेस ऐसे हैं जो उसके टेन्योर के वक्त हुआ है वो उन सारे ऑफेंसेस के लिए क्या होगा? वैलिड होगा। याद रखना डायरेक्टर का जिम्मेदारी था कि वो कंपनी को इंटीमेट करे, और आरओसी को चाहे तो DIR 11 में इंटीमेट कर सकता था और कंपनी DIR 12 में आरओसी को इंटीमेट करती है। लेकिन अगर कंपनी DIR 12 आरओसी को फाइल नहीं कर रही है तो डायरेक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसका जो रेजिग्नेशन है वो फिर भी वैलिड होने वाला है। उसके बाद आता है सेक्शन 169। तो सेक्शन 169 के अंदर क्या कहा गया है? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। कि डायरेक्टर्स का रिमूवल कैसे हो सकता है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके हो सकता है, जनरल मीटिंग के अंदर हो सकता है, जिस तरीके से अपॉइंटमेंट हुआ था उसी तरीके से रिमूवल भी हो सकता है। अब जब भी रिमूवल होता है डायरेक्टर का तो स्पेशल नोटिस का कॉन्सेप्ट लगता है। स्पेशल नोटिस का कॉन्सेप्ट लगता है, सेक्शन 115 के अंदर स्पेशल नोटिस का कॉन्सेप्ट दिया है। अभी फिलहाल में डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता। ऑडिट के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है। जब ऑडिटर का रिमूवल होता है तब भी स्पेशल नोटिस का कॉन्सेप्ट लगता है सेक्शन 115 के अंदर, कि कुछ मेंबर्स एक नोटिस देते हैं कंपनी को कि वी वांट टू रिमूव द डायरेक्टर और वी वांट टू रिमूव द ऑडिटर। वो जो नोटिस है वो सेक्शन 115 में कवर्ड है। फिर कंपनी आगे उस नोटिस को डायरेक्टर को फॉरवर्ड करती है, मेंबर्स को फॉरवर्ड करती है, और फिर मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि डायरेक्टर को निकालना है कि नहीं निकालना बाय पासिंग द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। लेकिन यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जिन डायरेक्टर्स को ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है अंडर सेक्शन 242, उन डायरेक्टर्स को मेंबर्स नहीं निकाल सकते हैं अंडर सेक्शन 169। जिन डायरेक्टर्स को ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है, जिन डायरेक्टर्स को ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है अंडर सेक्शन 242, उन डायरेक्टर्स को मेंबर्स नहीं निकाल सकते हैं अंडर सेक्शन 169। सिमिलरली जिन डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से हुआ था अंडर सेक्शन 163, तो वहां पे सेक्शन 169 के थ्रू मेंबर्स डायरेक्टर्स को नहीं निकाला जा सकता, और नॉमिनी डायरेक्टर्स के केस में भी डायरेक्टर्स को नहीं निकाला जा सकता। उसके अलावा एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट सेकंड टर्म के लिए हुआ था बाय पासिंग द एसआर, उनका रिमूवल भी क्या होगा? एसआर पास करके ही होगा। सेक्शन 170, 171, 172 आपके लिए ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। इट इज नॉट सो रेलिवेंट फॉर यू, राइट? दैट इज सेक्शन 170 कहता है कंपनी को डायरेक्टर्स का एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा रजिस्टर्ड ऑफिस में, जहां पे उनके शेयर होल्डिंग्स के सारे डिटेल्स देने होंगे, उनके पार्टिकुलर्स के बारे में सारा इंफॉर्मेशन लिखा होगा। और उसके बाद सेक्शन 171 में कहा गया है कि मेंबर्स के पास उस रजिस्टर को इंस्पेक्ट करने का राइट होगा। और सेक्शन 172 के अंदर जनरल पनिशमेंट दी है चैप्टर के बारे में
कि अगर चैप्टर को जनरली कॉन्ट्रावीन किया जाता है, कोई ऐसा कॉन्ट्रावेंशन करता है डायरेक्टर जिसकी स्पेसिफिक पेनल्टी उस स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर नहीं है, तो सेक्शन 172 का पेनल्टी लग जाएगा। दैट इज मिनिमम 50,000 रुपीज, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज। अब इस चैप्टर के अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है, एक आरटीपी May 20 के अंदर, ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही अमेंडमेंट है, छोटा सा अमेंडमेंट है, जो कि रिलेटेड है विद द डीन रूल्स। रूल 12A ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, रूल्स 2014। अगेन आपको डिटेल्ड में देखना है तो अमेंडमेंट वीडियो देखना मेरा May 20 के लिए, यहां पे मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं। तो इस अमेंडमेंट के अंदर क्या कहा गया है, रूल 12A ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर रूल्स के अंदर, तो बोला गया था कि हर एक इंडिविजुअल जो भी डिन नंबर ऑब्टेन करके बैठा है एज ऑन 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उसको ई फॉर्म DIR KYC फाइल करना पड़ता था 30 जून तक। क्या बोला गया था कि जिस भी इंडिविजुअल के पास डिन नंबर है एज ऑन 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उसको ई फॉर्म KYC 30 जून तक फाइल करना पड़ेगा। अब उस डेट को एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दी गई है। अब एक प्रॉब्लम था कि उस बंदे को हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो DIR KYC फाइल करना पड़ता था, एज अ रिजल्ट उसको वो सारा पार्टिकुलर्स बार बार फुलफिल करना पड़ता था, बार बार भरना पड़ता था। तो अब टाइम को शॉर्ट करने के लिए, प्रोसेस को सिंपल करने के लिए एक नया वेब फॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, DIR3 KYC वेब। क्या इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, एक नया वेब फॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया है DIR3 KYC वेब, जो एक प्रीफिल्ड फॉर्म होगा कि आपने जो DIR KYC में, ई फॉर्म DIR KYC में जो भी इंफॉर्मेशन डाला था, वो DIR3 KYC वेब में प्रीफिक्स्ड होगा। आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा बाय एंटरिंग द OTP, और आपको दोबारा बाबा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ईयर के लिए डायरेक्टर को क्या फॉर्म भरना है, DIR KYC भरना है 30 सितंबर से पहले। सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए वो वेब फॉर्म DIR3 KYC वेब क्या कर सकता है, सबमिट कर सकता है। लेकिन DIR3 KYC वेब का एक लिमिटेशन है कि ये फॉर्म तब तक ही काम का है जब तक आपका इंफॉर्मेशन, आपको कुछ चेंजेस नहीं सबमिट करना। आपने जो पार्टिकुलर्स DIR KYC में भरा था, अगर आपको उस इंफॉर्मेशन में कुछ चेंजेस करने हैं, तब इन दैट सिनेरियो आपको DIR KYC ही दोबारा सबमिट करना पड़ेगा, DIR3 KYC वेब दोबारा सबमिट नहीं कर सकते हो। तो फर्स्ट ईयर के लिए DIR3 KYC 30 सितंबर तक सबमिट कर दीजिए। उसके बाद अगर इंफॉर्मेशन में पार्टिकुलर्स में कोई चेंजेस नहीं है तो DIR3 KYC वेब सबमिट कर दीजिए। लेकिन अगर पार्टिकुलर्स में कोई चेंज है तो फिर से आपको अपडेट कैसे करना पड़ेगा, ई फॉर्म DIR KYC के माध्यम से ही आपको उससे अपने इंफॉर्मेशन को अपडेट करना पड़ेगा। आप वहां पे वेब फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट एरियाज रिवाइज कर लिए हैं। सिर्फ एक एरिया रिवाइज नहीं किया है, दैट इज रिक्वायरमेंट्स टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्योंकि अगर मैं फटाफट रिवाइज करा दूं उस एरिया को तो वो जस्टिफाइड नहीं है, बहुत ही टेक्निकल एरिया है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। तो दैट इज वाई मैंने उसको रिविजन में यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। हालांकि एक अलग से मेरा डेडिकेटेड वॉइस क्लिप है, दैट इज रिक्वायरमेंट्स टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया हुआ है। तो आप उसको यूज कर सकते हो टू रिवाइज दैट पार्टिकुलर टॉपिक। अभी मैंने फिलहाल उस टॉपिक को कवर नहीं किया है। जो नॉन एप्लीकेबिलिटी का पार्ट है वो भी मैंने आपको साथ साथ बताया है, तो दोबारा से रिकॉल कर लेना कि हाँ भाई नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या क्या कहाँ कहाँ था। कम से कम 5 बार उस नॉन एप्लीकेबिलिटी के पार्ट को भी क्या कर लीजिएगा, आप रिकॉल कर लीजिएगा। सेक्शन नंबर्स का फ्लो बड़ा सिंपल है, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, वैकेशन साथ में याद रखना है, 164, 165, 167, रेजिग्नेशन, रिमूवल 168, 169। उसके बाद डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट की बात करें तो 152, फिर डीन नंबर का पूरा प्रोसेस है 153 टू 159, डिपॉजिट का रिक्वायरमेंट है 1 लाख रुपए का इन 160, मल्टीपल डायरेक्टर सिंगल रिजोल्यूशन 162। उसके बाद अलग अलग डायरेक्टर्स की बात की गई है, जैसे 151 में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स की बात की गई है, 149 में WRI की बात की गई है, राइट। तो 149 में WRI का बात किया, 151 में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का बात किया, 163 में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोटिंग टेक्निक का बात किया। तो अकॉर्डिंगली अगर आप याद रखेंगे तो आपको सेक्शन नंबर्स भी याद हो जाएगा। सेक्शन नंबर्स आपको अच्छे से याद करना है तो मेरी एक लॉ की पाठशाला की सीरीज है, जहां पे लॉ की पाठशाला सीरीज के अंदर मैंने आपको सेक्शन नंबर्स याद कराए हैं, तो आप उस सीरीज को यूज कर सकते हो, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, राइट। अगर आप चाहते हो कि आपके पास टाइम कम है, आपको थोड़ा डिटेल्ड में लॉ पढ़ना है, तो अगर थोड़ा सा ज्यादा टाइम है आप फास्ट ट्रैक क्लास यूज कर सकते हो, 50 घंटे में लॉ कंप्लीट हो जाएगा। और कम टाइम है फिर भी चाहते हो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, प्रेजेंटेशन क्लियर हो जाए, इंटरलिंकिंग क्लियर हो जाए, संजीवनी कोर्स यूज कर सकते हो, 25 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने 1.5 घंटे में पूरा डायरेक्टर्स रिवाइज कर लिया। अब आप मेरा ऑडियो क्लिप यूज कर सकते हो अगर आपको और कम टाइम में चैप्टर को रिवाइज करना है और डिटेल्ड में पढ़ना है, संजीवनी कोर्स ले सकते हो, फास्ट ट्रैक कोर्स ले सकते हो, और कम टाइम में रिवाइज करना है तो ऑडियो क्लिप यूज कर सकते हो। तो हर चीज का
आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है कि आपको किस तरीके से अपनी क्या करनी है सर, प्रिपरेशंस करनी है। तो प्लीज इस वीडियो को 2 बार देखिएगा और एक बार टेस्ट वगैरह जरूर दे दीजिएगा, रिटन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमारा मिशन है मिशन एग्जामिशन एंड नथिंग लेस देन दैट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, चैनल को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने कमेंट में मेंशन जरूर करना कि आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिला या नहीं मिला। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।